अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। कल मैंने एक नावल पोस्ट किया था, उसमें वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसकी साइड पर कटिंग हो गई थी, तो वो मेरे बहुत से रीडर्स को वो वीडियो जो है वो कंप्लीट दिखाई नहीं दे रही थी साइड पर कटिंग होने की वजह से। इसलिए वो मैंने वीडियो को दोबारा से अपलोड किया है। उम्मीद करती हूँ कि अब ये वीडियो आपको ठीक तरीके से आप पढ़ भी सकेंगे और ठीक तरीके से नज़र भी आएगी। तो अब ये वीडियो शुरू हो रही है। नावल पढ़ें और इंजॉय करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत अच्छा सा नावल लेकर आई हूँ। ये नावल मैं आप लोगों के साथ पढ़ूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। इस नावल का नाम है मोहब्बत हो गई है और इसकी राइटर है असरा रहमान। तो इस नावल को शुरू करते हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और लाइक का बटन लाजमी प्रेस किया करें। आपके एक क्लिक की वजह से मुझे बहुत हौसला मिलता है और मैं फिर आगे अच्छे अच्छे नावल पोस्ट करती हूँ। तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। ज़िंदगी का माहौल था, हर तरफ खुशियां फैली हुई थी, हर कोई हंसी मजाक में लगा हुआ था। बुजुर्गों की अलग सियासत लगी हुई थी, नौजवान नस्ल अलग अपनी टोलियां टोलियां बनाने बैठे थे। अर्ज के हर कोई खुश था, हर तरफ हंसी कहकों का शोर था। अफीरा, तुम्हें अम्मी कब से ढूंढ रही हैं, जाओ, इन्हें तुमसे कोई ज़रूरी काम है। बड़ी भाभी ने फूली सांसों के साथ इससे कहा था, जो कुछ फूलों की थाल लिए इधर से उधर करती, तो कभी मेहमानों को चाय कॉफ़ी सर्व करती नज़र आती, तो कभी अपने कज़न के साथ हंसती पाई जाती, तो कभी बच्चों के साथ बच्ची बनी नज़र आती। किधर है अम्मी? मैंने तो काफ़ी देर से इन्हें नहीं देखा। एक हाथ से अपने पीले रंग के भारी भरकम लहंगे को पकड़े, दूसरे हाथ में कॉफ़ी की ट्रे पकड़े वो इधर उधर देखती हुई नजर आई। बड़ी भाभी ने मुस्कुराकर अपनी मासूम सी नंद को देखा था। लाओ ये ट्रे मुझे दो, मैं मेहमानों को देखती हूँ। तुम मम्मी के पास जाओ, अपने रूम में है, कुछ ज़रूरी काम है इन्हें तुमसे। मैं बस अभी गई और अभी आई। नहीं, तुम आराम से जाओ और आराम से आओ, इतनी जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी ने धीरे से इसे थप लगाई तो वो हंसती हुई अम्मी की कमरे की तरफ बढ़ गई। अम्मी, आपने मुझे बुलाया? वो दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुई, सामने बेड पर अब्बू के साथ एक बावकार और खूबसूरत शख्स को बैठे देखा, जबकि अम्मी पास ही सोफे पर बैठी थी। अफीरा, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, इधर आओ। अम्मी ने हाथ के इशारे से अपने पास सोफे पर बैठने को कहा तो वो धीरे से इनके पास जाकर बैठ गई। ये रही इस घर की लाडली और आपकी भतीजी इफ्रा। सलाम करो बेटा, तुम्हारे चाचू हैं। अम्मी के कहने पर इसने धीरे से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है, बहुत प्यारी है आपकी बेटी। भाई साहब, नाजिया तो इसकी मासूमियत पर फिदा हो जाएगी। भाई, मुझे तो बहुत खुशी हुई अपनी बेटी से मिलकर। मेरी बेटी तो हूर है जुनेद, मेरे दिल का चैन, इसके दम से तो घर में रौनक लगी रहती है। जमशेद साहब ने इसे अपने करीब करते हुए कहा, आप खुशकिस्मत हैं भाई साहब, बेटियां तो रहमत होती हैं, अल्लाह का तोहफा, अल्लाह का कीमती तोहफा। जुनेद साहब के चेहरे पर ख़ास किस्म की मुस्कुराहट थी। जमशेद साहब के पास बैठी इफ्रा इन सब को बातों में मगन देखकर अम्मी से इजाज़त लेकर कमरे से इस तरह भागी जैसे बिल्ली की कैद से चूहा भागता है। क्या बकवास है ये, मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी की बात सुनकर वो हत्थे से उखड़ गई थी। तुमसे पूछा किसने है? बस तुम जा रही हो सो जा रही हो। अम्मी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरे साथ वो रो देने को थी, मैं ऐसा वैसा सब कुछ कर सकती हूँ। अम्मी तो जैसे जालिम समाज बन गई थी, या तुम्हें तुम्हें ही तो घूमने का दिल कर रहा था। ज़रार भाई ने अपने तौर से इसे मनाना चाहा। अकेले भी कोई घूमने जाता है, वो भी इतनी दूर। इसने दूर को लंबा खींचा। तुम्हारी जगह मैं होती तो हंसी खुशी चली जाती। समरा भाभी ने अपने दिल की बात कही, तो आप चली जाए ना, मेरा मतलब मेरे जाने का कोई काम ही नहीं है। वो बड़बड़ाई, मतलब अफीरा यार क्यों ज़िद कर रही हो? ज़िद मैं कर रही हूँ या आप? मेरा चांद जुनेद तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता है। मेरा चांद जुनेद तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता है। अपने बाबा की बात मान ले, मैं वादा करता हूँ अगर तुम्हारा दिल ना लगा तो पहली फुर्सत में तुम्हें ले आऊँगा, मैं खुद। जमशेद साहब ने इसका सर चलाते हुए कहा, पर बाबा, आपको पता है मैं आप लोगों के बिना अकेली नहीं रह सकती। कुछ ही दिनों की बात है, पर मैं अकेले कमरे में कैसे रहूँगी? मुझे तो अंधेरे से डर लगता है। वो अब असल बात पर आई थी। हाँ हाँ, तो ये बात है। इब्रार भाई को हंसी आई, जबकि बाकी सब लोग इसकी बात पर मुस्कुरा दी, क्योंकि सब जानते थे कि इसे अंधेरे से डर लगता है। तो तुम मेरी बहादुर बेटी हो, तुम्हें किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। मैं जुनेद को बता दूंगा कि मेरी बेटी बहुत मासूम है। मासूम नहीं, डरपोक। बाबा इब्रार के छेड़ने पर इसने इसे घूरा। तू मेरा तो मेरा चंदा राजी हुआ। जी बाबा, लेकिन अगर मैं बोर हुई तो वापस आ जाऊंगी, इसने अपना फैसला सुनाया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब एक साथ बोले। लेकिन मेरी पैकिंग आप लोग करेंगे?
इसने भाभीियों की तरफ इशारा किया, बदतमीज लड़की, वरना मैं नहीं जाऊंगी। इसने मंजली भाभी की बात बीच में काट कर धमकी दी। अच्छा मेरी माँ मंजूर, बड़ी भाभी ने हार मानते हुए कहा और बाकी सबके साथ मिलकर इसकी पैकिंग करने लगी, क्योंकि एक दिन बाद इसका टिकट था। जरार भाई के साथ स्टेशन पर खड़ी इधर उधर नजर दौड़ा रही थी। इसे चाचू सामने से आते हुए नजर आए। आ गई मेरी बेटी। वो इसे देखकर बहुत खुश हुई। इसने धीरे से इन्हें सलाम किया। चलो बेटा घर, तुम्हारी चाची तुम लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। सॉरी चाचू, पर मैं नहीं आ सकता, ऑफिस के काम से मुझे कहीं और जाना है। इब्राहिम भाई ने धीरे से कहा, अरे बेटा तो कल चले जाना, अपनी चाची से तो मिल लो। फिर कभी चाचू फुर्सत से आऊँगा इंशाल्लाह। मेरी सीट बुक ना होती तो मैं ज़रूर रुकता, पर मजबूरी है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं फ़ोर्स नहीं करूँगा, लेकिन इफ़रा तब तक मेरे पास रहेगी जब तक मैं चाहूँगा। उन्होंने वार्निंग दे दी। हाँ हाँ ज़रूर चचू, ये आई है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जाएगी आपकी मर्ज़ी से। इसे शरारती नज़रों से इफ़रा को देखा जो उसे घूर रही थी। अच्छा चाचू मैं चलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक बहना। चाचू से मुजाफा करने के बाद वो इसकी तरफ मुड़ा। अपना ख्याल रखना और खूब इंजॉय करना। इसके सर पर हाथ रखा और धीरे से सलाम करके रिंगती गाड़ी की तरफ बढ़ गया। घर की सीढ़ियाँ चढ़ते वो लड़खड़ा सी गई। चाचू की डोर बेल बजाने के थोड़ी देर बाद एक तंदुरुस्ती खातून ने दरवाज़ा खोला। चूँकि वो चाचू के पीछे खड़ी थी इसलिए वो इसे देख ना पाई और मायूस सी हो गई। वो नहीं आई क्या? आई है भाई, ये रही मेरी बेटी। चाचू ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़कर इनके सामने किया तो उसने धीरे से इन्हें सलाम किया, जो कि इससे बगौर देख रही थी। इनकी आंखों में इसके लिए सताइश थी। काले लंबे अबाए पर कोट, शूज़ पहने, हाथों को ग्लव्स में छुपाए ये सांवली सलोनी प्यारी सी लड़की इन्हें बहुत पसंद आई थी। इसके सलाम का जवाब देकर वो आगे बढ़ी और इसे अपने साथ लगाए अंदर ले आई। वो बहुत बातूनी थी, इसलिए एक ही बार इससे सारे सवाल कर लिए, जिनका जवाब इसने सिर्फ हाँ और नहीं में दिया था। क्या हुआ, आप अकेले क्यों आए हैं? वो नहीं आई। जमशेद साहब को अकेले देखकर वो इसे सदमा लगा था। हाँ हाँ आई है मैडम, ज़रा दम तो लो। जुनैद साहब ने मुस्कुराकर अपने पीछे छुपी इफ़रा का हाथ पकड़कर इनके सामने किया। ये रही मेरी बेटी, प्यारी है ना? चाचू ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़कर इनके सामने किया तो उसने धीरे से इन्हें सलाम किया, जो कि इससे बेहद दिलचस्पी से देख रही थी। इनकी आंखों में इसके लिए सताइश थी। काले लंबे बाय पर कोट पहने, शूज़ पहने, हाथों को ग्लव्स में छुपाई ये सांवली सलोनी प्यारी सी लड़की ने बहुत पसंद आई थी। आओ बेटा अंदर चलते हैं, थक गई होगी इसलिए अंदर ले आई और मुलाजमा को इसका सामान रखने को कहा। अब और बताओ घर में सब कैसे हैं? वो इसके साथ सोफे पर बैठती हुई बोली, जी ठीक है सब। आपकी तबीयत कैसी है? बस थोड़ी सी टेंशन रहती है। बाया पहने, मेकअप से पाक चेहरे को बगौर देखते हुए कहा, आपका घर बहुत खूबसूरत है चची। से इसने दिल से तारीफ़ की। शुक्रिया बेटा, तुम थक गई होगी। मुलाजमा से कहती हूँ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दे। और उन्होंने मुलाजमा से कहा तो मुलाजमा के साथ अपने कमरे की तरफ चल दी, जो कि ऊपर सीढ़ी चढ़कर दूसरी रो में था। वाह इतना खूबसूरत कमरा! कमरे की वसत में खड़ी वो आंखें फाड़कर पिंक और वाइट कलर कॉम्बिनेशन के इस रूम को खूबसूरती से इस घर के मकीनों की चॉइस को दिल से सराह रही थी। बीबी जी आप फ्रेश हो जाएं तो मैं खाना लाती हूँ। मुलाजमा जूस का गिलास बेड पर साइड टेबल पर रखकर इसे ताकीद करती हुई बाहर चलेगी। चल इफ़रा, खुद की भी सफाई कर ले, कितनी गंदी लग रही है तू। मुलाजमा के जाने के बाद वो अपना सामान लेकर बाथरूम में घुस आई। आधे घंटे बाद जब वो निकली तो खुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। गीले बालों को सुलझाकर कैचे लगाए, दुपट्टे को नमाज स्टाइल में लपेटने के बाद वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज अदा करके जब उठी ही थी कि मुलाजमा खाने की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। लीजिए बीबी जी, मैडम जी ने कहा है कि खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मुलाजमा बेड पर ट्रे रखते हुए बोली। शुक्रिया। इसने मुस्कुरा कर इसे देखा। मैं चलती हूँ। वो सर हिलाकर खाने की तरफ मतवज्जो होगी। खाना बहुत लजीज था, शायद इसकी भूख की ज़्यादा का असर था। खाना खाने के बाद वो आराम करने के लिए लेट गई। थोड़ी ही देर में वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी। दोपहर के खाने के बाद जुनैद साहब लॉन में बैठे ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। इनके चारों बेटे इनके आसपास आकर बैठ गए। डैड आप तो कह रहे थे कि आपकी कोई भतीजी आने वाली है, क्या हुआ? अभी तक आई नहीं। फहाद ने गला खंगार कर बात शुरू की। क्यों तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? जुनैद साहब ने घुरते हुए पूछा तो चारों हंसने लगे। पास बैठी नाज़े बेगम ने इसके इस अंदाज पर अपनी मुस्कुराहट जब्त की। दोनों माँ बाप जानते थे कि वो क्यों पूछ रहे हैं। आपकी भतीजी हमारी कज़न भी तो हुई है ना? आहद ने बाप को सफाई देते हुए इन तीनों से भी पूछा तो सब एक साथ हाँ में सर हिलाने लगे। लेकिन वो तुम लोगों के सामने नहीं आएगी। लेकिन क्यों? वो चारों ठटके तुम लोगों की ओछी हरकतों की वजह से। जुनैद साहब ने इन चारों को एक ही जुमले में घसीटा। हम लोगों ने क्या किया है डैड? दाइम ने मासूम चेहरा बनाया। अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन इसके आने के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ करोगे। मैं तुम लोगों की फितरत से वाकिफ़ हूँ। उन्होंने इस सब को
घूरते हुए कहा, तुम लोग वादा करो कि तुम लोग इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करोगे। काफी देर से चुप बैठी नाज़िया बेगम बिलाखिर बोल उठी, जी जी वादा, पक्का वादा। इन चारों ने जल्दी से फर्माबरदारी दिखाई। अपने इस भाई साहब को भी बता देना जो घर को होटल की तरह समझ कर आते हैं। जुनैद साहब ने असद की गर्मजोदगी पर चोट की, वो ऑफिस के काम से आउट ऑफ सिटी है। डैड, अहद ने इसका दिफा करने की कोशिश की, मैं सब समझता हूँ, बरखुरदार के कामों की नोयत और तुम लोगों के बहानेबाजी। उन्होंने इन सब को घूरा तो चारों ने यहाँ से खिसक लेने में ही अपनी आफियत समझी थी। नाज़िया बेगम अपनी सभी औलादों को फितर से बखूबी वाकिफ़ थी। इनके सभी लड़के एक नंबर के फ्लर्टी और ढीठ थे। वो जो भी वादा करते थोड़ी देर बाद इसे तोड़ भी देते, इसलिए वो इन सब के वादों से मुतमिन नहीं थी। रात को खाने के वक्त जब चारों को कोई मेहमान घर में ना दिखा तो जमशेद साहब और नाज़िया बेगम से पूछने लगे, क्या हुआ, आपकी भतीजी नहीं आई क्या? सवाल दाइम की तरफ से हुआ। आई है, अपने कमरे में सो रही है। नाज़िया बेगम की तरफ से जवाब आया, तो हमें भी मिलवाएं इससे, अहद ने खुश होकर कहा। तो जमशेद साहब जो अखबार बीड़ी में मसरूफ थे से घूर कर देखा और मुलाजमा से अफीरा को बुलाने के लिए कहा। बड़े साहब आपको नीचे बुला रही हैं। जी आप चले, मैं आ रही हैं। उसके कहने पर मुलाजमा चली गई और फिर अपने गिले बालों को जुड़े की कैसे आज़ाद किया और इन्हें खुला ही रहने दिया। दुपट्टा सर पर दुरुस्त करती जब वो नीचे आई तो वो चारों इसकी तरफ देख रहे थे। इसने सटपटा कर नजरें झुका ली, सलाम करके बैठने के लिए मुनासिब जगह ढूंढने लगी, क्योंकि वो चारों कुछ इस तरह बैठे थे कि पूरा सोफा भर गया था। इधर आओ बेटी, मेरे पास बैठो, तुम अपनी माँ के पास जाओ। जमशेद साहब ने अपने पास से बैठे साइम को उठाकर इसके बैठने की जगह बनाई, जबकि साइम मुंह बनाता इन तीनों के पास चला गया, जो कि इसकी इज्जत अफजाई पर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जमशेद साहब ने सबसे इसका तारुफ करवाया और मुलाजमत से खाना लगाने को कहा। खाने की टेबल पर वो चारों से घूरे जा रहे थे, जिससे वो डिस्टर्ब हो रही थी। खाने के बाद वो जमशेद साहब से इजाज़त लेकर अपने रूम में चली आई। वो सोचने लगी कि अब वो सोएगी कैसे, क्योंकि वो कभी अकेली नहीं सोई थी, इसलिए इसे डर लग रहा था। चची से कहूँ कि मुझे अकेले सोते हुए डर लगता है। इसने सोचा, नहीं, क्या सोचेंगी कि चची की इतनी बड़ी होकर अकेले सोने से डरती है, और जब इनके बेटों को पता चलेगा तो क्या होगा। तौबा तौबा कितना मजाक उड़ाएंगे। अपनी बकवास सोचों को दिमाग के किसी कोने में दबाकर वो बेड पर आकर लेट गई। सारी दुआएं, सारे वजीफे जो इसके दिमाग में आ रहे थे पढ़कर अपने ऊपर फूंक मारी और आखिर में अल्लाह ताला का नाम लेकर हिम्मत करके लेट गई। फजर के वक्त इसकी आंख खुली, वुज़ू करके खुलूस दिल से नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत करके बाहर निकलकर टहलने लगी। घर के सारे फर्द अभी तक सो रहे थे। इसे बोरियत होने लगी तो वो किचन में आ गई, जहाँ मुलाजमा चाय नाश्ते का इंतजाम कर रही थी। लाए, मैं चाय बना देती हूँ। उसने प्याज काटती मुलाजमा से कहा। नहीं बीबी जी, मैं बना लूँगी, आप आराम कीजिए। नहीं, आज मैं चाय बनाऊंगी प्लीज़, इसने इल्तिजाई अंदाज में कहा। तो मुलाजमा ने मुस्कुराकर इसे चाय बनाने की इजाज़त दे दी। इसने झटपट से चाय बनाई और एक कप चाय लेकर बाहर लॉन में रखे सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ते हुए चाय पीने लगी। तभी जमशेद साहब भी आ गए तो इसने जल्दी से इन्हें सलाम किया। बेटा, तुम इतना जल्दी उठ गई? सलाम का जवाब देकर वो भी पास बैठ के, मैं तो हमेशा से टाइम पर उठती हूँ, लेकिन यहाँ सबकी सुबह 10 बजे के बाद होती है, यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ता। इसने हैरत से इन्हें देखा। कोई बात नहीं, आप आगे से ज़रूर पढ़ेंगे। इसने मुस्कुरा कर इनकी शर्मिंदगी दूर करने की कोशिश की। इंशाल्लाह ज़रूर, एक अज़म से कहते हुए उनके पास सोफे पर ही बैठी वो दोनों चाचा भतीजी अपनी पसंदीदा टॉपिक पर बहस करने लगे। बड़े साहब, नाश्ता लग गया है। वो दोनों बातों में मगन थे कि मुलाजमा ने आकर नाश्ते का कहा। चलो बेटा नाश्ता कर लेते हैं, बातें करके मेरा पेट बिल्कुल खाली हो गया है। जमशेद साहब डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोले तो वो इनके साथ टेबल की तरफ बढ़ गई। आओ बेटा नाश्ता कर लो, फिर बाद में जी भर कर अपने चाचू से बातें कर लेना। नाज़िया बेगम जूस का मग टेबल पर रखती हुई बोली, आपने अपना सब कुछ बनाया, मुझे बुला लेती। आपने इतना सब कुछ बनाया, मुझे बुला लेती, मैं भी आपकी हेल्प कर देती। वो जमशेद साहब के पास वाली कुर्सी पर बैठती हुई बोली, अकेले कहाँ बेटा, शाकरा थी ना हेल्प करने के लिए, इसने तो सब रेडी किया है, मैंने तो सिर्फ इसे मेन्यू बताया है। नाज़िया बेगम जूस का गिलास जमशेद साहब को देती हुई बोली, तुम्हारी चची का पसंदीदा काम है, ऑर्डर देना। जमशेद साहब ने बीवी की तरफ देखकर शरारती अंदाज में कहा, अब ऐसा भी नहीं है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो सब बातों में मगन दे के अहद बा आवाज़ बुलंद कहता हुआ अंदर दाखिल हुआ और नाज़िया बेगम के पास वाली कुर्सी खींच कर बैठ गई। इसके बाद दाइम, फाहद और साइम की भी कुछ इसी अंदाज से एंट्री हुई। कुछ दिलचस्प चीज़ें नीचे दिख रही हैं क्या, जो इतनी देर से नीचे ही देखा जा रहा है। अहद ने इसे लगातार नीचे की तरफ देखते पाकर बोला। इन सब की टेबल पर आने के बाद वो नज़रें झुकाए नाश्ता कर रही थी। एक बार भी इनकी नज़रें ऊपर नहीं उठी थी। नहीं, कुछ भी तो नहीं है। इसने गड़बड़ा लम्हे भर को इसकी तरफ देखा, फिर जमशेद साहब को देखने लगी। कोई भी हयादा लड़की तुम लोगों को इस हुलिये में देखकर नज़रें झुकाएगी ही ना, कि तुम लोगों की अपनी
नज़रों में उतारेगी। जमशेद साहब के कहने पर पहले तो सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अपने हुलिये के ऊपर गौर करने लगे। हमारे हुलिये को क्या हुआ डैड, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। फहद ने दोबारा अपने ऊपर नज़र दौड़ाई। क्या पहन रखा है तुम लोगों ने, गौर किया है अपने पहनावे पर? जमशेद साहब के कहने पर इन चारों ने दोबारा अपने पहनावे पर गौर किया, जो कि ट्राउज़र और स्लीवलेस टी शर्ट पर मुश्तमिल था। किसी मेहमान के सामने कोई ऐसे हुलिये में आता है? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कज़न ही तो है डैड, तुम्हारी कज़न एक लड़की भी है। जमशेद साहब ने लड़की पर जोर देते हुए कहा, और भी लड़की हमारी कज़न है डैड, इनके सामने भी तो हम ऐसे ही ड्रेसिंग करते हैं। दाइम के जरा करने पर नाज़िया बेगम ने घूर कर से देखा। इफ़रा और इनमें बहुत फ़र्क है। हाँ, क्योंकि ये आपकी भतीजी है, अहद ने इसे घूरते हुए कहा। ठीक है डैड, हम आइंदा इस बात का ख्याल रखेंगे। साइम ने बहस को दूसरी तरफ बढ़ते हुए देखकर हार मानते हुए कहा, वरना डैड का पारा हाई होने में देर नहीं थी। असद कब आ रहा है? नाज़िया बेगम ने बात बदलते कहा। तो सबके साथ इफ़रा ने भी इनकी तरफ देखा। शायद कल आ जाइए कहकर अहद ने जूस का गिलास अपने लबों से लगाया। मैं चलता हूँ और तुम लोग भी जल्दी से फारिग होकर अपने काम में लगो। जमशेद साहब उठते हुए बोले तो इन चारों ने फरमाबरदारी से सर हिला दिया। तो स्टडीज़ क्या है आपकी? जमशेद साहब के जाते ही फहद इसकी तरफ मतवज्जो हो गया। नाज़िया बेगम भी अब भी वही मौजूद थी। वो जानती थी कि जमशेद साहब के सामने वो सब कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगे, लेकिन के जाते ही वो सब अपनी टून में वापस आ जाएंगे। बी ए आर्ट्स, इसने मुख्तसर जवाब दिया। और हॉबीज़ कुछ ख़ास नहीं, बस किताबें पढ़ना और बस। और एज क्या है आपकी? साइम ने बेतुके सवाल पर सब ने हैरान होकर से देखा। फ़िक्र मत करो, तुमसे तो कम ही है मेरे लाल, अहद ने हंसते हुए कहा। तुम लोगों को यूनिवर्सिटी नहीं जाना? नाज़िया बेगम ने इन्हें अपनी जगहों पर जमे हुए देखा तो इन्हें इन सब के इरादों का पता लग गया था। नहीं मॉम, हमारी इकलौती चचाजाद कज़न आई है, अच्छा नहीं लगता इसे यूँ घर में अकेला छोड़ दें बोर होने के लिए, और ख़ुद बाहर इंजॉय करें, अच्छा नहीं लगता ना? क्यों गाइज़? फहद ने काफ़ी देर से इनकी बातें सुन रहा था और इससे सबकी तायद करता हुआ बोला, इंजॉय कौन करने को कह रहा है? बच्चों, ऑफिस जाने को कहा जा रहा है। नाज़िया बेगम भी इन्हीं की माँ थी, इनकी रग रग से वाकिफ़ थी। आज के दिन कौन गुनहगार ऑफिस जाता है डियर मदर? क्यों, आज कौन सा ख़ास दिन है जो ऑफिस नहीं जाना? आज संडे है मामा, दाइम ने इन्हें याद दिलाया। अरे आज संडे है? अरे मैं तो भूल ही गई, आज तो तुम्हारे डैड का प्लान था। चलो इफ़रा तुम भी रेडी हो जाओ जल्दी से। नाज़िया बेगम अपनी जगह से उठती हुई इससे भी बोली तो वो सब हैरान होकर ये देखने लगे, कैसी तैयारी मॉम, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अहद हक्का बक्का सा अपनी जगह से उठा। तुम्हारे डैड और मैं इफ़रा को लेकर जा रहे हैं आउटिंग पर। नाज़िया बेगम ने मज़े लेते हुए कहा। और हम क्या करेंगे यहाँ अकेले? साइम ने मस्कीन सी सूरत बनाकर कहा। नहीं बेटा, तुम अकेले कहाँ हो, तुम्हारे साथ ये 3 बड़े भाई भी तो हैं। इनकी कंपनी में तुम्हें बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। इनका अंदाज शरारती था। अच्छा जाए, आप भी क्या याद करेंगी कि इन्हें सखी बेटों से पाला पड़ा है? फहद ने कुछ इस अंदाज से हाथ हिलाकर कहा जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो इन पर। मैं जा रहा हूँ सोने, ख्वाम खातिर सुबह उठकर नींद खराब की अपनी। दाइम की इतनी सुबह कहने पर इफ़रा ने हैरान होकर इसकी तरफ देखा। चलो बेटा हम चलते हैं, नाज़िया बेगम कहती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और वो अपने कमरे की तरफ। थोड़ी देर बाद तैयार होकर जब वो बाहर आए तो जमशेद साहब ड्राइवर से कुछ कह रहे थे और साइम मोबाइल पर गेम खेलने में बिजी था। अहद और फहद आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। अहद, अगर तुम लोगों का प्लान अभी बाहर जाने का है तो घर अच्छे से लॉक करके जाना। अहद के कुछ कहने से पहले ही एक गाड़ी काफ़ी स्पीड में अंदर दाखिल हुई और ठीक जमशेद साहब के पास आकर रुकी थी। तो तुम तो कल आने वाले थे? नाज़िया बेगम गाड़ी से निकलने वाले शख्स की तरफ बढ़ती हुई बोली, जो जमशेद साहब से मिलने के बाद इनकी तरफ बढ़ रहा था। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इनका सवाल नज़रअंदाज करते हुए वो बोला, आउटिंग पर। नाज़िया बेगम की बजाय फहद बोला, अच्छा डैड के साथ? वाह। इसने बाईं आंख दबाकर नाज़िया बेगम की तरफ शरारती नज़रों से देखा। इफ़रा जो दूर खड़ी सब देख रही थी इसके के इस अंदाज पर मुस्कुरा दी। हमारी कज़न के साथ साइम पर जोर देकर इफ़रा की तरफ हाथ से इशारा किया तो इसके मतवज्जो होने पर इसने गड़बड़ाकर नज़रें झुका ली। कज़न, अब ये कौन सी नई कज़न पैदा होगी हमारी? इसने अबाए में छुपी अपनी इस नई सांवली सलोनी कज़न का तफसीली जायज़ा लेते हुए कहा, जो इसे जुबा ही लगी थी। अफीरा बेटा वहाँ क्यों खड़ी हो इधर आओ। जमशेद साहब के बुलाने पर वो इनके पास आकर खड़ी होगी। इससे मिलो, ये मेरी बेटी अफीरा। इनका बेटी कहना इसे शायद हजम नहीं हुआ था। और ये है मेरा बड़ा बेटा असद। नाज़िया बेगम ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो वो धीरे से मुस्कुरा दिया। अच्छा तो ये है असद साहब, शक्ल से तो ये इन सब का भी बाप लगता है। इसने मुस्कुराकर सोचा और एक नज़र इसे देखकर नज़र झुका ली। प्यारी है ना? नाज़िया बेगम ने मुस्कुराकर से पूछा, जबकि जमशेद साहब जल्दी का कहकर गाड़ी में जा बैठे। हाँ प्यारी जी बिल्कुल, इसने धीरे से कहकर गाड़ी का दरवाज़ा इनके लिए खोला। जल्दी चले
چلیں جلدی کریں، آپ لوگوں کو دیر ہو رہی ہوگی۔ اس کے دروازے کھولنے پر سب سے پہلے وہ اندر بیٹھی، پھر نازیہ بیگم۔ گھر کا خیال رکھنا اسد۔ نازیہ بیگم گاڑی کا انجن سٹارٹ کرتے ہوئے ہی اس سے بولی، جی بالکل آپ بے فکر ہو جائیں، میں ہوں یہاں۔ اس کے کہتے ہی گاڑی روانہ ہوگی۔ تو کہاں تھے تم؟ احد نے اس کی طرف دیکھا، وہی جہاں اکثر ہوتا ہوں۔ اس نے شاہ سے آنکھ دبائی، کس دن تم ڈیڈ سے بری طرح پیٹو گے؟ فہد نے بھی ان کی باتوں میں حصہ لیا، کس دن نا، ابھی وہ دن نہیں آیا۔ یہ کہہ کر اس نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیا، جبکہ سائم پہلے ہی اندر جا چکا تھا۔ خود تو پیٹو گے، ہمیں بھی پٹواؤ گے؟ اچھا زیادہ دماغ مت کھاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں، آرام کرنے جا رہا ہوں، کوئی مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد دروازے سے نکل کر بولا، کہیں جانے سے پہلے مجھے بتا کر جانا، ورنہ بہت برا حشر کروں گا۔ جی بہتر جناب، اور کچھ؟ احد زچ ہو کر کہا تو وہ مسکرا دیا۔ جمشید صاحب اور جنید صاحب چچا زاد بھائی تھے، دونوں بچپن میں ساتھ کھیلے تھے۔ جمشید صاحب کے والد بزنس کی وجہ سے دہلی سے بمبئی شفٹ ہو گئے تھے، جس وجہ سے جمشید صاحب اور جنید صاحب سے الگ ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں میں بھی بدلاؤ آ گیا، دونوں اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو گئے، ایک دوسرے کو تقریباً بھول ہی گئے تھے۔ کچھ بزنس نے بھی جمشید صاحب کو بمبئی سے باہر نہ نکلنے دیا۔ جنید صاحب کے 5 بیٹے اور ایک بیٹی افرا تھی۔ بیٹے سبھی بڑے تھے اور ماشاءاللہ ذمہ دار بھی تھے، اور ان کا کھاتا پیتا خاندان تھا۔ بیٹے سبھی شادی شدہ تھے۔ جنید صاحب اور ان کے بیٹوں کی جان افرا میں تھی، اور وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا۔ بی اے کرنے کے بعد افرا نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، اور پڑھائی سے اس کی جان جاتی تھی۔ کورس کی کتابیں دیکھ کر اسے نیند آنے لگتی تھی، جبکہ ناولز میں اس کی جان تھی۔ اسی کی طرح اس کی دونوں سہیلیاں بھی تھیں، چنچل اور شوق، بظاہر دیکھنے میں بہت معصوم لگتی تھی، لیکن جہاں بھی جاتی تہلکہ مچا دیتی۔ یہ تینوں کافی نیک، شریف اور ہنسنے ہنسانے والی تھیں۔ افرا کبھی کسی کے سامنے نہیں جاتی تھی، اس کی احساس کمتری سے لوگوں میں گھلنے ملنے سے روک دیتی تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ وہ اپنی باقی کزنز کی طرح خوبصورت نہیں ہے، وہ صرف اپنے بھائیوں سے ہی ہنسی مذاق کرتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، اس کی رنگت میں نکھار آتا گیا۔ اس کی سانولی رنگت میں ایک معصومیت تھی، ایک کشش تھی جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ ہونٹوں پر ہمیشہ دھیمی سی مسکراہٹ رہتی تھی، بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل لگائے اس لڑکی کو جو کوئی بھی دیکھتا فدا ہو جاتا۔ اس کے تایا جات شاہ میر بھائی اسے معصوم چڑیا کہتے تھے، جو ہمیشہ بولتی ہوئی ملتی، لیکن اس کی باتوں میں معصومیت ہوتی۔ جنید صاحب اپنے بچوں کی شادی کی شاپنگ کے سلسلے میں دہلی گئے تھے، جہاں ان کی ملاقات اپنے بچپن کے 2 جمشید سے ہو جاتی، جن سے مل کر انہیں بے حد خوشی ہوئی تھی۔ باتوں باتوں میں وہ انہیں شادی میں فیملی کے ساتھ شرکت کرنے کی دعوت دے آئے تھے، جسے وہ بخوبی قبول کر لیا تھا۔ جمشید صاحب کی شادی بمبئی سے ایک امیر اور ماڈرن خاندان میں ہوئی تھی۔ جمشید صاحب کے 5 بیٹے ہیں، اور 5 کسی وبال سے کم نہیں۔ بڑا بیٹا اسد ان کے سب اولادوں میں سے سب سے الگ تھا، دکھنے میں بھی الگ اور سوچ بھی بالکل منفرد، سرخ اور سفید رنگ، لمبا چوڑا، ایک الگ ہی شان کا مالک، ایک مشہور بزنس ٹائکون۔ جمشید صاحب کا سارا بزنس ہی اسی نے ہینڈل کیا تھا۔ اس کے بعد احد اور فہد بھی اسد کے ساتھ بزنس سنبھال رہے تھے۔ کہنے کو جمشید صاحب کی ان 3 ارادوں نے مل کر ہی انہیں اور ان کے بزنس امپائر کو ایک شہرت عطا کی تھی۔ پھر دائم اور سائم جو کہ جڑواں تھے اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھے، اسد بظاہر سنجیدہ اور اکھڑ قسم کا شخص تھا، لوگوں میں کم ہی کھلتا ملتا تھا، جبکہ یہ چاروں ہنسمکھ تھے، جہاں بھی ہوتے ایک طوفان برپا کر دیتے۔ دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ ماں باپ سے ڈانٹ سنتے، اور اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ نئی لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلانا ان سب کی پسندیدہ عادت تھی۔ اسد تو ان سب کا بھی باس تھا، ہر ہفتے ایک نئی لڑکی کے ساتھ دکھتا، اور مہینے میں مشکل سے 1-2 بار ہی گھر میں اپنی شکل دکھاتا۔ ایسے تو وہ اپنے فلیٹ میں اپنی زندگی جیتا۔ جمشید صاحب اور نازیہ بیگم اپنے بچوں کی سعادت سے بہت پریشان رہتے، اسد سے تو انہیں کوئی اچھی امیدیں ہی نہیں تھی۔ نازیہ بیگم سے اجازت لے کر وہ فجر کی نماز ادا کرتے ہی وہ ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو گئی تھی۔ جمشید صاحب کی فرمائش پر وہ خالص دیسی ناشتہ بنا رہی تھی، کیونکہ بریڈ، مکھن، جوس وغیرہ سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ رضیہ بھی اس کی بھرپور مدد کر رہی تھی۔ چھوٹی بیبی کافی آپ بنا دیں۔ اسد بابا کو میرے ہاتھ کی کافی اچھی نہیں لگتی۔ رضیہ کے انداز میں شرمندگی تھی۔ کیوں بھلا اچھی نہیں لگتی؟ آپ تو اتنی اچھی کافی بنا لیتی ہیں۔ وہ جی ان کا کہنا ہے کہ میں سب کچھ بنا لوں، لیکن ان کے لیے کافی اور لس وہ جی کیا نام ہے اس کا؟ میں بھول گئی، انگریزوں والا نام ہے اس کا۔ رضیہ دماغ پر زور دیتے ہوئے بولی، لسانیہ؟ ہاں جی وہی۔ ان کے مطابق ان 2 چیزوں کی ہڈی پسلی ایک کر دیتی ہوں۔ رضیہ کی بات سنتے اس کے منہ سے ہنسی کے فارے چھوٹ گئے، جسے وہ بامشکل ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہائے بی بی جی،
میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ اچھا آپ ناشتہ ٹیبل پر لگا کر سب کو بلائیں، تب تک میں کافی بنا دیتی ہوں۔ وہ سوس پین گیس پر رکھتی ہوئی بولی تو رضیہ ناشتے کا سامان لے کر باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے افرا کے بنائے لذیذ پراٹھوں اور حلوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، سوائے اسد کے، اس کی شاید ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ تمہارے باس کی ابھی تک صبح نہیں ہوئی کیا؟ جمشید صاحب کا انداز تنزیہ تھا، انہیں اپنے بڑے بیٹے کی اعداد و تمار سے کافی چڑ تھی۔ ان دونوں باپ بیٹے کی آپس میں کبھی پٹی نہیں تھی، بہت کم ہی ایسے موقع آئے تھے جب یہ دونوں ہم رائے ہوں۔ ان دونوں کے بیچ ہمیشہ سر جنگ ہی لگی رہتی تھی۔ نام لیا اور شیطان حاضر، سائم کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی ضرور تھی کہ سب کے کانوں میں اس کی صدا بآسانی پہنچ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب کی نظریں ایک ساتھ سیڑھی کی طرف اٹھی تھی صرف افرا کے، جو خود کو ان سب سے لاتعلق ظاہر کرنے کی بامشکل کوشش کر رہی تھی، لیکن اس باس کی آمد کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو پائی تھی۔ کس نے میرے روم میں الارم لگایا تھا؟ وہ دندناتا ہوا سیدھا ڈائننگ ٹیبل پر آیا تھا، سرخی مائل چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا، خوبصورت چاکلیٹی براؤن بال پیشانی پر بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے، خمار آلود براؤن آنکھوں میں نیند ابھی بھی موجود تھی۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بے تحاشا غصے میں ہے۔ موما، آپ نے میرے روم میں الارم لگایا تھا؟ اپنا جواب نہ پا کر اسے نازیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں کیوں لگانے لگی تمہارے روم میں الارم؟ نازیہ بیگم جیسے نڈر ماں بھی اپنے لاڈلے بیٹے کے غصے کے آگے دم بھرتی نظر آتی تھی۔ میں نے لگایا تھا الارم، دائم سے نہایت لاپرواہی سے جواب آیا، تو باقی تینوں نے اسے اس انداز سے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تم میں، جبکہ اسد بہت ہی خطرناک تیور لے کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ ڈیڈ نے کہا تھا الارم لگانے کو، میری مجال جو شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالوں۔ اسد کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ڈیڈ نے جلدی سے وضاحت دی تو اس نے جمشید صاحب کو دیکھا جو لاتعلق سے بیٹھے ناشتے کا مزہ لے رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ کو تو پتہ ہے مجھے الارم کی آواز سے سخت نفرت ہے۔ ہاں، میں نے کہا تھا یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ مہمان گھر پر ہے اور تم ہر وقت گھر سے باہر ہو۔ اگر گھر پر ہو بھی تو ہر وقت اپنے کمرے میں قید، مہمان کو بھی وقت دو تاکہ وہ خود کو بوجھ نہ سمجھے۔ مہمان کا مجھ سے کیا تعلق؟ میں نے کہا تھا اسے گھر آنے کو۔ اس کی بدتمیزی پر سب نے حیرت سے دیکھا جبکہ افرا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اسد، تم کس انداز میں بات کر رہے ہو اور کیا بول رہے ہو؟ کچھ علم بھی ہے؟ نازیہ بیگم نے غصے سے ٹوکا۔ اسد، بہت برداشت کر لی تمہاری بدتمیزی، سوری بولو افرا سے ابھی اور اسی وقت سوری بولو۔ جمشید صاحب کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا اس کی حد درجہ بدتمیزی پر، اور سب اپنی اپنی جگہ پر گمسم بیٹھے اسد کو دیکھ رہے تھے جبکہ وہ غصیلی نظروں سے سر جھکائے نادم سی بیٹھی افرا کو گھور رہا تھا۔ اسد، سوری بولو بیٹا۔ نازیہ بیگم کے لہجے کے ساتھ آنکھوں میں بھی رکیس تھی۔ سوری۔ ایک نظر ماں کو دیکھنے کے بعد بے تاثر لہجے میں سوری لفظ پھینک کر وہ جس انداز سے آیا تھا اسی انداز سے تھپ تھپ کرتا اوپر اپنے کمرے میں گیا اور روم کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی آواز کافی دیر تک گھر میں گونجی۔ ماحول میں اچانک ہی خاموشی چھا گئی تھی۔ ٹیبل پر اتنے نفوس کی موجودگی کے باوجود بھی صرف کانٹے چمچ کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا سب کی زبان اچانک ہی کٹ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے کافی کا مگ خالی کرنے کی بامشکل کوشش کر رہی تھی۔ ندامت، شرمندگی، کمتری، بے عزتی، نہ جانے کون کون سے احساسات اچانک اس کے اندر سر اٹھانے لگے تھے۔ وہ ٹیبل سے اٹھنا چاہتی تھی، اس منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی، وہ ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ چاہ سکتی تھی، خواہش کر سکتی تھی، پہل نہیں کر سکتی۔ سو چپ چاپ سر جھکائے بے بس وہیں بیٹھی رہی۔ رات کے کسی پہر اس کی پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تو وہ پانی پینے کی غرض سے کچن میں آئی۔ ارے تم جاگ رہی ہو؟ پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا ہی تھا کہ فہد کی آواز پر بری طرح اچھل گئی۔ یار تم کتنا ڈرتی ہو؟ فہد ہنستے ہوئے آگے بڑھا، سلیب پر سے سیب اٹھا کر اس کی طرف مڑ گیا۔ رات کو جاگنا تمہاری روٹین میں بھی ہے کیا؟ نہیں، وہ میں پانی پینے آئی تھی۔ آپ اتنی رات کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کھیل کھیل رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں۔ احد بھائی لوگ بھی جاگ رہے ہیں کیا یار؟ تو کم سے کم مجھے تو بھائی نہ ہی بولو تو بہتر ہوگا۔ اندر داخل ہوتے ہی احد نے اس کی بات سن لی تھی۔ اچھی بات ہے، آپ ہی بتا دیں کیا بنوں آپ کو؟ صرف اور صرف احد۔ یہ بھائی مجھ سے ہضم نہیں ہوتا۔ اس کے منہ بنانے پر وہ ہنس دی۔ اسے شوق سے بھائی بولنا بہت شوق ہے اسے بھائی بننے کا، وہ بھی خوبصورت لڑکیوں کا۔ فہد کی طرف اشارہ کر کے وہ شرارت سے بولا، بالکل نہیں۔ وہ بتک کر بولا، خود مجھ سے بڑے ہو کر بھائی بننا پسند نہیں کرتے اور چلے ہیں مجھے بھائی بنانے؟ نو ویز۔ تو پھر آپ ہی لوگ بتا دیں کسے بھائی بولوں؟ اسد کو شوق ہے بھائی بولنا کیونکہ وہی تو صرف بڑا بچہ ہے، باقی دو تو ہم سے بھی چھوٹے ہیں۔ فہد کے معنی خیز انداز میں آنکھیں دبانے پر اسد کہکا لگا کر ہنسا تھا اور
وہ اب ان سب سے کافی فری ہو گئی تھی، کیونکہ ان کا انداز اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا، وہ کچھ وہ بھی ان کی مزاج آشنا ہو گئی تھی سوائے اسد کے۔ اس کے موڈ کا کوئی ٹھیک نہیں تھا۔ چلو تم بھی ہمیں جوائن کر لو، احد نے کیرم کی آفر دی۔ نہیں رہنے دیں، کیوں کھیلنا نہیں آتا؟ کیرم کھیلنا آتا ہے پر ہار جاؤ گی اس لیے نہیں کھیل رہی۔ احد نے اس کی بات کاٹ کر سے چھیڑا۔ اب آپ لوگ اتنا فورس کر رہے ہیں تو چلیں لیکن صرف ایک گیم۔ اوکے ڈن، چلو پھر۔ میری پارٹنر فہد مسکرا کر آگے بڑھا تو وہ بھی پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے سٹنگ روم میں آ گئی، جہاں وہ سب بے ترتیبی سے بیٹھے ہوئے، ساتھ کچھ چپس کے پیکٹس بھی گلاسز اور ساتھ کچھ چپس کے پیکٹ بھی نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے وہ سب کیا پی رہے تھے۔ گائز وی ہیو آ نیو پلیئر مس افرا جنید، پلیز گیو ہر آ بگ چانس۔ احد اور فہد کے ساتھ باقی تینوں نے بھی اس کا زوردار تالیوں سے سواگت کیا۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ اسد بھی ان کی گیم میں شامل تھا۔ اس واقعے کے بعد اس کا اور اسد کا بہت کم ہی سامنا ہوا تھا۔ اس کے سامنے جانے سے گریز کرنے لگی تو اس کے اس گریز کو اسد نے شدت سے نوٹ کیا تھا۔ پہلے راؤنڈ میں اس کا پارٹنر فہد بنا تھا، پھر اس کے بعد دائم کے ساتھ اس نے 2 راؤنڈ جیتے۔ اسد نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا، پھر اچانک ہی گیم کے بیچ میں سے پیاس کا احساس ہوا تو جلدی سے اس نے پانی پیا اور دوبارہ کھیلنے لگی۔ اس سب کے ساتھ کھیلنے میں اسے کافی مزہ آ رہا تھا۔ پھر اسے نہ جانے کیا ہوا، وہ اپنی جگہ پر بیٹھی بیٹھی لڑک گئی۔ اسے کیا ہوا؟ اسد جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ افیرا کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو۔ اسد نے اس کے گال تھپتھپائے پریشانی سے پوچھا، لیکن اس کے جسم میں ذرا سی بھی حرکت نہ ہوئی۔ باقی سب بھی پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پانی لاؤ جلدی سے۔ فہد کے کہنے پر سائم جلدی سے قدم کچن کی طرف بڑھائے، پھر نہ جانے کیا سوچ کر واپس اس جگہ پر آئے جہاں ان سب کے گلاسز رکھے ہوئے تھے۔ پھر تھوڑی دور ایک گلاس اٹھا کر ان سب کی طرف موڑا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ یار اس کا پانی کا گلاس تو یہیں پر ہے، تو اس نے کیا پیا تھا؟ اسد جو افیرا پر جھکا ہوا تھا اس کی بات سن کر پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ او مائی گاڈ یو ایڈیٹ، تم نے اسے ڈرنک پلا دی؟ فہد نے غصے اور پریشانی سے دائم کی طرف دیکھا، جس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے انجانے میں ہوا ہے یہ سب۔ مجھے کیا معلوم تھا؟ میں نے گلاسز کی وجہ سے کنفیوز ہو گیا تھا اور اسی کنفیوژن میں اسے ڈرنک والا گلاس دے دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اسے ہوش کیسے آئے گا؟ احد غصے سے چیخا۔ دھیرے سے بولو ورنہ مام ڈیڈ بھی تمہاری اس نئی حرکت کا پتہ چل جائے گا۔ اسد جمشید صاحب کے کمرے کی طرف دیکھتا ہوا دھیرے سے بولا اور افرا کو گود میں اٹھانے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ فہد نے حیرت سے دیکھا۔ اس کے کمرے میں لے جا رہا ہوں، تم لوگ جلدی سے یہ سب صاف کرو بنا آواز کیے۔ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، احد کہتا ہوا اس کے ساتھ چل دیے، جبکہ باقی تینوں وہاں کی صفائی کرنے لگے۔ اس کے کمرے میں آ کر اسد نے اسے دھیرے سے بیڈ پر لٹایا اور چادر ڈال کر سیدھا ہو گیا۔ وہ کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، جبکہ احد پریشانی کے عالم میں روم کے چکر کاٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ اب کیا ہوگا بھائی؟ اسے ہوش کیسے آئے گا؟ دائم نے پریشانی سے اسد کو دیکھا۔ آ جائے گا ہوش، ڈونٹ وری تم لوگ۔ وہ ساری بوٹلز غائب کر دو جلدی ورنہ پٹیں گے ہم سب۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ کیوں اسد؟ فہد نے اسد کو دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر افرا کو دیکھنے لگا، جو بے ہوشی کی حالت میں آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، ایک عجیب سی کشش۔ چلو سونے چلو سب اپنے اپنے کمرے میں۔ اس نے لمبی سانس لے کر اس کے چہرے سے نظر ہٹائی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی سب ایک نظر افرا پر ڈال کر کمرے سے نکل گئے۔ وہ بھی سست قدم اٹھاتا کمرے کے دروازے تک آیا اور مڑ کر نیند کی وادیوں میں گم اس لڑکی کو دیکھا اور لائٹ بند کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تو نہ جانے کیوں اس کا سر بھاری بھاری سا لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا۔ وہ جب تیار ہو کر نیچے آئے تو سب صوفے پر بیٹھے گپے مار رہے تھے، جبکہ جمشید صاحب اخبار بینی میں مصروف تھے۔ اس کے آتے ہی وہ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان سب کو نظر انداز کر کے وہ جمشید صاحب کو سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ارے میری بیٹی آج بہت دیر سے جاگی، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جمشید صاحب کی فکر مندی سے کہنے پر وہ چاروں سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، جبکہ اسد خود کو موبائل میں مصروف ظاہر کرنے لگا۔ جی چاچو، نہ جانے کیوں سر بھاری بھاری سا لگ رہا ہے۔ اتنے میں ملازمہ کے کہنے پر وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر آ گئے۔ ناشتہ بہت خوشگوار ماحول میں ہوا، کیونکہ اسد کا موڈ بہت بہتر تھا۔ اپنے بھائیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بھی مخاطب ہو جاتا تھا۔ اسد اپنی بہن کو بمبئی کی سیر کروا دو، اتنے دن ہو گئے ہیں اسے آئے۔ جمشید صاحب کی بہن کہنے پر اس کے منہ کو جاتا بریڈ بیچ رستے میں رہ گیا تھا، جبکہ پاس بیٹھا احد بری طرح کھانسنے لگا تھا۔
پانی لو، پانی کا گلاس پٹکنے کے انداز میں اس سے پیش کیا تو وہ ایک ہی بار میں پورا گلاس خالی کر گیا۔ جی ڈیڈ جیسا آپ کہے، اس نے فرماداری سے کہہ کر ایک نظر ان سب پر ڈالی جن کا چہرہ ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں لال ہو چکا تھا، جبکہ نازیہ بیگم منہ پر ہاتھ رکھے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے سامنے بیٹھی افرا کو دیکھا جو نچلا ہونٹ دبائے اپنی پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں ابھی آیا۔ احد اپنی ہنسی پر کنٹرول نہ کر پا کر وہاں سے نکل بھاگا۔ اس کے بعد وہ تینوں بھی اپنا ناشتہ ختم کر کے 9-11 ہو گئے۔ وہ تل ملا کر رہ گیا۔ تم فری ہو نا آج؟ جی ڈیڈ، شام میں ریڈی ہو جانا، فی الحال تو میں ابھی چلتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا اسے بولا، پر میں اکیلی کیسے؟ اسے ہچکچاہٹ کی بات ادھوری چھوڑ دی۔ آپ اکیلی کہاں رہیں گی؟ میں بھی تو ساتھ رہوں گا۔ نہایت ہی تحمل سے اس کی بات کا جواب دے گیا۔ چلی جاؤ افرا، تم اسد کے ساتھ آرام سے گھوم لو گی۔ نازیہ بیگم نے اسے سمجھایا تو وہ راضی ہوگی، لیکن اندر سے وہ عجیب سی الجھن کا شکار تھی۔ وہ کبھی اپنے کسی کزن کے ساتھ اکیلی کہیں نہیں گئی تھی۔ اسے کہیں بھی جانا ہوتا تو امی یا ابو یا بھائیوں کے ساتھ جاتی۔ جمشید صاحب اور نازیہ بیگم کا دل رکھنے کے لیے وہ راضی ہو گئی تھی۔ شام کو جب وہ ریڈی ہو کر نیچے آئی تو وہ بلو جینس اور وائٹ شرٹ پہنے صوفے پر لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس حلیے میں چلو گی گھومنے؟ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے خود کا جائزہ لیا۔ سب ٹھیک لگا اسے؟ ٹھیک تو ہے، معصومیت سے بولی۔ ٹھیک بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا بڑا ٹینٹ لے کر چلو گی؟ اسے اس کے ابائے پر اعتراض ہوا۔ میں اس کے بنا کہیں نہیں جاتی۔ کیوں، لوگ کھا جائیں گے بنا اس کے جاؤ گی تو؟ ہاں کھا جائیں گے۔ اس کے نڈر انداز پر اس نے گہری نظروں سے دیکھا۔ ارے تم لوگ ابھی تک یہیں پر ہو، کب جاؤ گے؟ اندھیرا ہونے کے بعد نازیہ بیگم اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی بولی تو وہ جو اسے دیکھ رہا تھا نازیہ بیگم کی طرف مڑ گیا۔ ہم جا ہی رہے تھے کہ میڈم کو عبایا اتارنے کی پتہ نہیں کیوں سوچ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ عبایا لے کر گھومنے پھرنے میں پریشانی ہوگی اور تھوڑا عجیب بھی لگے گا۔ اس کے جھوٹ بولنے پر اس نے حیرت سے دیکھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اتنی مہارت سے جھوٹ بول دے گا۔ کیوں، عبایا میں کیا خرابی ہے بیٹا؟ نازیہ بیگم نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ نہیں چچی، ایسی کوئی بات نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس کے اٹک کہنے پر نازیہ بیگم نے اسد کی طرف دیکھا جو نچلا ہونٹ دبائے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ایسا کیوں کہوں گا بھلا؟ مجھے کیا پرابلم ہے اس کے ابائے سے؟ مجھے لگتا ہے تم باتیں بگاڑنے میں ہی سارا وقت برباد کر دو گے۔ چلو نکلو جلدی، اور خبردار جو میری بیٹی کو پریشان کیا تو۔ نازیہ بیگم نے کہتے ہوئے ان دونوں کو گیٹ کی طرف دھکا دیا تو وہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ جب وہ گاڑی کے پاس آئی تو ان چاروں کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ آپ لوگ بھی چل رہے ہیں؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے انہیں دیکھا۔ تو کیا تمہارا ارادہ اکیلے جانے کا تھا؟ پچھلی سیٹ پر بیٹھا احد اپنی ایک ٹانگ باہر نکالتے ہوئے اس کی طرف مڑا۔ لانگ ڈرائیو پر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے فہد نے احد پر لقمہ دیتے ہوئے جھک کر اسے دیکھا۔ آپ لوگ بھی نا؟ وہ اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتی ہوئی تنگ آ کر بولی تو وہ دونوں ہنس دیے۔ زیادہ دانت مت دکھاؤ، پیچھے جاؤ، ڈرائیونگ میں کروں گا۔ اسد کے کہنے پر فہد دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر آ گیا جہاں افرا بیٹھی ہوئی تھی۔ اسد کے کہنے پر فہد دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر آ گیا جہاں افرا بیٹھی ہوئی تھی۔ دائم اور سائم اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ برتھڈے پارٹی میں گئے ہوئے تھے۔ تو کہاں چلنا ہے آپ کو؟ افرا بی بی گاڑی کو مین روڈ پر لاتے ہوئے اسد نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں کیسے بتا سکتی ہوں، میں پہلی بار یہاں آئی ہوں۔ آپ لوگ اپنی پسندیدہ جگہ دکھاتے۔ میری تو پسندیدہ جگہ کلب ہے، چلو گی؟ احد کے بولنے پر اسد نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا تم سے نہیں، اس سے پوچھ رہا ہوں۔ احد کے کہنے پر اسد نے اس کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا تو اس نے جلدی سے گردن نفی میں ہلا دی۔ ٹھیک ہے پھر، اسد نے کہتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ کیوں نہ ہم صرف لانگ ڈرائیو ہی کریں؟ موسم تو بہت زبردست ہے۔ اسد گاڑی مرین ڈرائیور کے رستے پر موڑتا ہوا بولا تو افرا نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے باہر آسمان کی طرف دیکھا۔ واقعی میں موسم کافی زبردست تھا۔ کیوں، صحیح کہا نا؟ اسد نے بیک ویو مرر میں دیکھتے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بھویں اچکائی۔ آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن مجھے بھوک لگی ہے، گاڑی موڑ کر ریسٹورنٹ چلو۔ احد نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس طرح کہا جیسے ابھی کچھ کھانے کو نہ ملا تو مر جائے گا بھوکے۔ اسد نے بڑبڑا کر گاڑی دوسرے رستے پر موڑ دی۔ اور بتاؤ افرا، تم ایسے ہی اتنا کم بولتی ہو یا ہماری وجہ سے زبان پر بریک لگا ہوا ہے؟ اسد نے باہر دیکھتی افرا کو مخاطب کیا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر سوچنے لگی کہ کیا جواب دے۔ بہت مشکل سے سوال ہے یار، کوئی آسان سوال پوچھو۔ فہد نے اسے کنفیوز دیکھ کر ہنس کر کہا تو اسد بھی دھیرے سے ہنس دے، جبکہ احد موبائل پر نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ گیٹ اوے فرام آف انڈیا ہسٹریکل پلیس، چلتے ہیں یار۔ احد موبائل جینس کی پاکٹ میں ڈالتا ہوا بولا تو اسد نے سر ہلا کر گاڑی ایک خوبصورت ریسٹورنٹ کے آگے روک دی۔
चलो पेटू अपनी पेट पूजा कर ले, वरना बाद में अपनी हालत पर रोएगा। वो तीनों एक एक करके गाड़ी से निकले और इफ्रा को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो गए। पता है इफ्रा, ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। अहद इसके साथ चलते हुए बोला, यहाँ की वेट्रेस मेरी फेवरेट है, खाना तो बस इन्हीं के चक्कर में खा लेता हूँ। फहद ने बाएं आंख का गोशा दबा कर इसकी तरफ देखा और चेयर खींच कर बैठ गया। यहाँ की ना वेटर अच्छी है ना खाना, यहाँ की कॉफ़ी लाजवाब होती है। असद इसके लिए चेयर खींचता हुआ बोला तो मुस्कुरा कर बैठ गई। वैसे मैंने सुना है कि तुम कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हो। असद ने मेन्यू कार्ड खोलते हुए उसकी तरफ देखा। बस कुछ खास नहीं। इफ्रा ने इसके देखने पर इधर उधर देखने लगी। वेटर के आने पर अहद और फहद अपना अपना ऑर्डर लिखवाने लगे। तुम क्या लेना पसंद करोगी? अपना ऑर्डर लिखवाने के बाद इस असद ने इससे पूछा, जो कि कंफ्यूज सी मेन्यू कार्ड को देख रही थी। कुछ भी चलेगा, इसने थक कर मेन्यू कार्ड रख दिया। कुछ भी अच्छा तो ठीक है। हाई फ्राई क्रैब और हाफ। असद के मुंह से अजीबोगरीब खाने का नाम सुनकर उसने गड़बड़ा कर इसे देखा। नहीं नहीं, ये मैं कैसे खा सकती हूँ, इतने खतरनाक खाने। इसके कहने पर वो तीनों कहका लगा कर हंस दी। इसने शर्मा कर नजरें झुका ली। इसके लिए असद ने वही चीज़ ऑर्डर की जो अपने लिए की थी। खाने से फारिग होकर वो सब गाड़ी में आकर बैठे। अब वो गेट वे ऑफ इंडिया जा रहे थे। वहाँ कुछ देर टहलने के बाद वो लोग गांधी म्यूज़ियम पहुँचे। वहाँ की चीज़ों की मालूमात हासिल करने के बाद वो लोग तीनों गांव पर मुश्तमिल मुग़ल दौर के शाहकारों में से एक है, वहाँ से फारिग होकर वो सब छत्रपति शिवाजी मार्केट गए। वहाँ कुछ देर रहने के बाद वो लोग माल की तरफ रवाना हो गए। हम माल क्यों जा रहे हैं? उलझ कर पूछा। माल किस लिए जाया जाता है? शॉपिंग करने के। पर मुझे तो कोई शॉपिंग नहीं करनी, लेकिन हमें तो करनी है। असद के कहने पर इसने सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़े मॉल के पार्किंग में दाखिल होने लगी। पार्किंग में हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ मौजूद थी। कुछ आ रही थी तो कुछ जा रही थी। गाड़ी पार्क करने के बाद वो लोग इसे लेकर अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होने के बाद इसे ऐसा लगा जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गई हो। वो सर घुमा घुमा के इस मॉल को खूबसूरती को देख रही थी। इसने ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा मॉल नहीं देखा था। आओ चलो शॉपिंग करते हैं। असद का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हो गया, जबकि अहद और फहद फूड कॉर्नर की तरफ चले गए थे। चलो मुझे शर्ट खरीदने में मदद करो। असद अपने लिए शर्ट देखता हुआ मसरूफ़ अंदाज में बोला तो इसकी मदद करने लगी। वो जो भी शर्ट उठाती इसमें कोई ना कोई ऐप निकाल कर वापस रख देता। आपको तो कोई शर्ट पसंद नहीं आ रही? इसने थक कर हाथ में पकड़ी शर्ट वापस रखते हुए कहा, चलो छोड़ो, तुम्हारे लिए कुछ देखते हैं, मुझे कुछ नहीं लेना। मैं खरीदने को कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ देखने को कह रहा हूँ। वो लेडीज़ कलेक्शन की तरफ बढ़ता हुआ बोला तो ना चाहते हुए भी इसके साथ जाना पड़ा। ये शर्ट देखो, एक रेड कलर की लॉन्ग शर्ट। इसकी तरफ बढ़ाकर वो दूसरी तरफ मुड़ गया। इधर वो पर मगर कहती रह गई। फिर इसके बाद फ्रॉक उठाई। फिर लेडीज़ जीन्स हाथ में लेकर इसकी तरफ देखा। इसने नफ़ी में सर हिलाने के बावजूद इसने वो ली। फिर न जाने क्या क्या चीज़ें वो इसके लिए लेता गया, ये कहकर के वो सिर्फ ट्राई करेगी। अब बस और कुछ नहीं ट्राई करना मुझे, इसके झंझला कर कहने पर इसने हाथ रोक कर सेल्समैन को मना कर दिया था। ये सामान पैक कर दो, पर ये तो ट्राई करने के लिए, इतना कुछ मुझे नहीं लेना कुछ भी। मैंने तुमसे पूछा नहीं ना, तो चुपचाप मेरे साथ ना कहकर वो काउंटर पर बिल पे करने लगा तो चुप करके शॉप से बाहर आ गई। अहद और फहद भी हाथों में शॉपर्स लिए इसी की तरफ आ रहे थे। होगी शॉपिंग? अहद के पूछने पर इसने मुंह फुलाया। हाँ हो गई। अब कहाँ चलना है? असद हाथों में शॉपर्स लिए बाहर आते हुए बोला। अब मुझे घर जाना है। इसकी खुफगी से जवाब देने पर वो हंस दिया। अभी कहाँ, अभी तो मरीन ड्राइव जाना है। नहीं मुझे घर जाना है, मैं थक गई हूँ। अच्छा तो फिर हम घर जाएंगे, गाड़ी मैं चलाऊंगा। अहद इससे गाड़ी की चाबी लेकर आगे बढ़ गया तो वो सब भी इसके पीछे हो लिए। रात के वक्त मरीन ड्राइव की खूबसूरती देखने लायक थी। ठंडी हवा के झोंके इसके चेहरे से लड़खड़ा कर एक अलग सा एहसास दे रहे थे। इसकी वापसी करीबन 11 बजे तक हुई तो जमशेद साहब और नाज़िया बेगम सो चुके थे। दाइम साइम भी पार्टी से आने के बाद अपने कमरों में सो रहे थे। वो सब इतने थक चुके थे कि किसी से मिलना ज़रूरी ना समझा। बस इन्हें बेड की ख्वाहिश थी तो सब अपने अपने कमरे में चले गए। असद सारे शॉपर्स इसके कमरे में रखकर अपने कमरे में सोने चला गया। वो भी मुंह हाथ धोकर जो बेड पर आकर लेटी नींद की वादियों में अपने पर फैला दिए। थोड़ी देर बाद ही वो भी नींद के मज़े ले रही थी। एक कप कॉफ़ी मिलेगी? वो अपना मोबाइल टेबल पर रखता हुआ इसे बोला, जो सोफे पर आराम से बैठी कोई किताब पढ़ने में बिजी थी। वो किताब में इतनी मगन हो गई थी कि इसके आने का इसे एहसास तक ना हुआ। इसने एक नज़र इसे देखा जो थका हारा सा सोफे पर बैठा टाई की नोट ढीली कर रहा था।
वो प्लीज़ रज़िया से मत बनवाना, इसे किचन की तरफ बढ़ता देखकर वो जल्दी से बोला तो सर हिलाकर आगे बढ़ गई। जब वो कॉफ़ी लेकर बाहर आई तो इसकी रखी हुई किताब हाथों में लिए सोफे पर आराम से लेटा पढ़ रहा था। कॉफ़ी इसे धीरे से कहकर कॉफ़ी टेबल पर रख दी। बहुत जल्दी बनाती वो उठता हुआ इसे दांत देती नज़रों से देखता हुआ बोला। किताब अब भी इसके हाथों में थी। वो मुस्कुराकर इसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई क्योंकि इसे बदअखलाकी लगी यूं वहाँ से चले जाना। तो तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक है? कॉफ़ी का मग होठों से लगाते हुए उसे देखा जो उंगलियां मसलते पूरे लॉन में नजर दौड़ा रही थी सिवाय इसके। जी मुख्तसर जवाब आया, कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई है, थैंक्स। फिर वही अंदाज, तो कैसे किताबें पढ़ने का शौक है? उर्दू। इसके जवाब पर इसने हाथ में पकड़ी किताब पर नज़र डाली। वो भी कोई उर्दू किताब थी। मजमून इसे समझ नहीं आया क्योंकि इसकी उर्दू बहुत बकवास थी। उर्दू ज़बान ना टॉपिक कौन सा पसंद है पढ़ने में? सर हिलाकर एक और सवाल दागा गया। कमबख्त कितने सवाल करता है। वो सर झुकाए बैठी रही। क्या हुआ? बहुत मुश्किल सवाल है। इसे सर झुकाए बैठा देखकर वो बोला, शायरी। वो सर उठाकर जल्दी से बोली, अच्छा तो तुम्हें शायरी करना पसंद है? वो अच्छा को लंबा खींचकर बोला, नहीं करना नहीं, सिर्फ पढ़ना पसंद है। इसके जल्दी से कहने पर इसने दोबारा किताब खोल कर देखी। अच्छा तो ये शायरी की किताब है। वही तो मैं सोचूं कि इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है। कि वो बेतुके अंदाज में धीरे से बड़बड़ाया, मैं अब चलती हूँ, अपनी किताब तो लेती जाओ। इस जाते हुए वो बोला तो ना चाहते हुए भी वो इसके पास आकर इसके हाथ से किताब लेने लगी। किताब लेते ही वो जल्दी से सीढ़ी की तरफ भागी। वो कॉफ़ी को होंठों से लगाए से देखता मुस्कुरा दिया। बीबी जी, आपको बेगम साहब बुला रही हैं अपने कमरे में। वो नाश्ते से फारिग होकर लाइब्रेरी में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी जब रज़िया ने आकर कहा, जी जजी आपने बुलाया? वो इनके कमरे में दाखिल होते बोली, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। नाज़िया बेगम बेड पर इसके जगह बनाती हुई बोली तो वो इनके पास जाकर बैठ गई। जमशेद साहब भी बेड पर बैठकर पेपर्स पढ़ रहे थे। मेरे भतीजे की शादी है बेटा, और तुम भी हमारे साथ चलोगी शादी पर? मैं कैसे चची? वो एकदम से बोली, कैसे कैसे क्या मेरी बेटी हो तुम? क्यों जमशेद साहब? जी बिल्कुल, चली चली जाओ ना बेटा, इसी बहाने तुम अपनी चची के अल्ट्रा मॉडर्न मेके वालों से भी मिल लोगी। जमशेद साहब बीवी के हाँ में हाँ मिलाते हुए आखिर में शरारती अंदाज में बोले तो वो दोनों हंस दिए। तुम्हारे चाचू बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर किसी को जानती भी नहीं, बिल्कुल अनजान हूँ मैं। इसने एक और बहाना गढ़ा, जानने की ज़रूरत ही क्या है, बस तुम मेरे और इन पांचों बेटों को जान लो अच्छे से, यही काफ़ी है। पर चची अच्छा नहीं लगता, चलो ना बेटा, अपनी चची की इतनी सी ख्वाहिश भी नहीं पूरी करोगी? नाज़िया बेगम इमोशनल मेलिंग की तो ना चाहते हुए भी वो मान गई। ये हुई ना बात मेरा प्यारा बच्चा। नाज़िया बेगम ने खुद से सरशार होकर से सीने से लगा लिया तो इसने तो वो इनकी मोहब्बत पर वो खिलकर मुस्कुरा दी। तुम शाम में बिजी हो असद? वो अंग्रेजी गाने की धुन पर सीटी बजाता सीढ़ी उतर रहा था जब नाज़िया बेगम ने इसे मुखातिब किया। कुछ खास नहीं, आपको कोई काम है? वो इनके पास सोफे पर बैठता बोला, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, बाहर जाना है तो आहद या फहद से कह दें, वो ले जाएंगे, मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। वो उलझ कर बोला तो वो उलझ कर बोली, बस एक काम है, तुम ज़्यादा सवाल मत करो, शाम में जाना है, जब जाना होगा फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। वो उठता हुआ बोला, ठीक है फ़ोन कर दूँगी, ओके अब मैं चलता हूँ। वो इसकी पेशानी पर बोसा देकर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। यार मॉम क्या कर रही हैं इतनी देर से? वो रेस्ट वॉच देखते हुए झिलाकर बोला, आ रही हूँ रिलैक्स। आहद चैनल चेंज करता हुआ इसकी तरफ देखकर बोला तो इसने मुंह बनाकर सोफे से टेक लगाकर ज़मीन पर बैठी इफ़रा को देखा जो बहुत ही मगन से टीवी की तरफ देख रही थी। इसने एक बार टीवी पर नज़र डाली और फिर दोबारा इफ़रा की तरफ कर ली। इफ़रा, यार देख कर आओ, मॉम क्या कर रही हैं? जी अच्छा, ये कहकर वो फ़ौरन उठी और नाज़िया बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गई। वैसे जाना कहाँ है? आहद गौर से इसे देखता हुआ बोला। जवाब में इसी तरफ देख रहा था जिस तरफ इफ़रा गई थी। क्या पता कहाँ जाना है? इसने लालमी से कंधे उचाए। वैसे इफ़रा अच्छी लड़की है, हमारी निहाली कज़न से तो लाख गुना अच्छी है। क्यों, तुम्हारी क्या राय है? इसकी बात पर असद इसे इस तरह देख रहा था जैसे इसे कुछ समझ ना आया हो कि क्या कह रहा है। मैंने इसके बारे में राय कायम करके क्या करूँगा? जो बाकी लग लड़कियों के साथ करते हो वही। आहद मायने खेज अंदाज में मुस्कुराया। वो इस टाइप की लड़की नहीं है, हर टाइप की लड़कियां बात में इसी टाइप की हो जाती हैं। इफ़रा इन सब से मुनफरिद है। वो कुछ और भी बोलने वाला था कि नाज़िया बेगम और इफ़रा को आता देखकर चुप हो गया। क्या कर रही थी आप? रेडी हो रही थी, नाज़िया बेगम अपनी साड़ी का पल्लू बनाती हुई बोली तो वो इनकी तैयारी का जायज़ा लेने लगा। किसी फंक्शन में जाने का प्रोग्राम है क्या? वो इनकी तैयारियों से यही समझा। फंक्शन नहीं, शॉपिंग का प्रोग्राम है। नाज़िया बेगम के कहने पर वो शौक ज़दा होकर इन्हें दिखने लगा। यही हाल टीवी देखते आहद का भी था जो कि अब इनकी तरफ मतवज्जो हुआ। शॉपिंग के बहाने किसी को डेटिंग करने का प्रोग्राम तो नहीं है ना मॉम?
आहत की आंख दबाने पर असद कहका लगाकर हंसा था, जबकि इफ्रा अपनी हंसी को कंट्रोल करती दूसरी तरफ मुड़ गई। बेशरम माँ से इस अंदाज में बात करते तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, मासूमियत से जवाब आया। रुको ज़रा मैं तुम्हें बताती हूँ। बदतमीज़ वो पल्लू संभालती इसकी तरफ बढ़ने ही वाली थी कि दौड़कर वो वहाँ से भागा। देख रही हो इफ्रा, इनकी बेशर्मी माँ को भी नहीं बख्शता। नाज़िया बेगम के कहने पर वो भी धीरे से मुस्कुरा दी। चलना है या नहीं? असद टॉपिक पर आता हुआ बोला। हाँ हाँ चलो जल्दी, वरना बहुत लेट हो जाएगा। तुम भी चलो। वो जैसे बोला तो वो नफ़ी में सर हिला दी। नहीं, मैं घर पर ही ठीक हूँ, क्या कहती हो? वो इसके साथ शॉपिंग का मज़ा ले चुकी थी। असद कंधे चाहता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया। अच्छा इफ्रा, हम चलते हैं, तुम आराम से रहना। नाज़िया बेगम इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली और बाहर निकल गई। किस चीज़ की शॉपिंग करनी है आपको? वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाता हुआ बोला। किस चीज़ की नहीं, इफ्रा के लिए शॉपिंग करनी है। नाज़िया बेगम ने मुस्कुरा कर से देखा तो वो उलझ कर इन्हें देखने लगा। इसके लिए क्यों शॉपिंग करनी है? तुम्हारी कज़न की शादी में ले जाने के लिए। तो आप इसे शो पीस बनाना चाहती हैं? इसका अंदाज़ तंज़िया था। क्यों भला, मैं क्यों अपनी बच्ची को शो पीस बनाऊंगी? वो जल्दी से बोली। वो इस माहौल में शो पीस ही लगेगी, वो खुद को अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो तुम लोग किस मर्ज़ की दुआ हो, अच्छी बात है। वो सर हिलाकर बोला और वो मोड़ काटने लगा। तो फिर इसे भी साथ ले आती, अपनी पसंद के मुताबिक शॉपिंग कर लेती। वो मैं इसके लिए अच्छी चीज़ें नहीं ले सकती क्या? नाज़िया बेगम ने इसे गौर से देखा। मेरा मतलब वो नहीं था। वो जल्दी से बोला। तुम इसके लिए चूज़ कर लेना, तुम्हारी चॉइस बहुत ज़बरदस्त है। मैं कैसे, मुझे क्या पता इसे क्या पसंद है? वो जमी वो बीजमालो टाइप की लड़की है। इसकी पसंद और मेरी पसंद में बहुत फ़र्क है। इसने साफ पल्ला झाड़ा। पिछली बार भी तो इसको अपनी चॉइस पर शॉपिंग कराई थी। नाज़िया बेगम मायने खेज अंदाज में मुस्कुराई तो वो गड़बड़ा कर रह गया। वो तो बस ऐसे ही मेरा मूड बहुत अच्छा था। इस दिन वो गाड़ी अपने फेवरेट मॉल के पार्किंग लॉट में रोकता हुआ बोला। आज भी तो अच्छा है मूड। नाज़िया बेगम गाड़ी से निकलती हुई इसके साथ वो होली। मैं बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करूँगा इसके लिए। इसके अंदाज़ अब के इसका अंदाज़ दो टोक था। अच्छा ठीक है, मेरे लिए तो कर लो, आपके लिए तो मैं ही करूँगा। ये कहकर वो लेडीज़ शोरूम में इन्हें लिए घुस गया। फिर सारी चीज़ें अपनी पसंद से दिलाने लगा और जब भी वो इफ्रा के लिए कुछ पसंद करती पर इस पर वो मुँह बनाकर रिजेक्ट कर देता। आखिर में थक हाकर इससे ही इफ्रा के लिए शॉपिंग करनी पड़ी। नाज़िया बेगम की तो जैसे दिली मुराद पूरी हो गई थी। वो सरशार से इसकी चॉइस की हुई चीज़ों को देखते ही दिल में से सराहा। शॉपिंग के बाद इन्हें आइसक्रीम कॉर्नर ले आया। फिर वहाँ से फारिग होकर इन्हें घर ड्रॉप करता हुआ अपने दोस्तों की तरफ चला गया। मेरे लिए इतना कुछ क्यों लाया आपने चची? वो हैरान परेशान सी बेड पर फैले इन कीमती कपड़े और ज्वेलरी वगैरह को देख रही थी। वो अपने कीमती होने का दावा कर रहे थे। इतना कुछ कहाँ, ये तो बस कुछ ही चीज़ें हैं बेटा। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे लिए पूरा मॉल खरीदती, पर चची ये सब बहुत ज़्यादा है। तुम्हें पता है इफ्रा, तुम्हारे चाचू को बेटी की बहुत तमन्ना थी। वो हमेशा मार्केट से कुछ ना कुछ बेटियों वाला सामान लाते, कभी चूड़ियाँ, कभी हेयर बैंड, कभी पायल। लेकिन इनकी किस्मत में बेटी नहीं थी तो नहीं मिली। लेकिन जब उन्होंने तुम्हें देखा तो जैसे वो तुम्हें अपनी बेटी को देखने लगी। इन्हें तुमसे बहुत मोहब्बत है बेटा, और मुझे भी। हमारी मोहब्बत को बेमोल ना करो बेटा, वो सुदर्शन अंदाज में बोली और इसने आगे आकर इन्हें गले लगा लिया। ऐसी बातें ना करे चची, वरना मैं रोने लगूंगी। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? वो मोहब्बत से इनका कंधा सलाते हुए बोली। अगर ऐसी बात है तो इन चीज़ों को अपने पास रखो। वो असल मुद्दे पर आती हुई बोली तो वो खिलखिलाकर हंस दी। चलिए, आप भी क्या याद करेंगी कि किस सखी बेटी से पाला पड़ा है? वो एक अदा से बोली तो उन्होंने हंसते उसे सीने से लगा लिया। तैयार हो गई बेटा? सब नीचे इंतजार कर रहे थे। वो बेड पर बैठी झुककर सैंडल पहन रही थी जब नाज़िया बेगम कमरे में दाखिल होते हुए बोली। जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, देख लें आप। वो दुपट्टा सर पर सेट करती इनकी तरफ मुड़ी। इसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो घबरा रही है। सब सही है ना चची? इन्हें यक तक अपनी तरफ देखता पाकर वो कंफ्यूज सी होगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो चची, मुझे घबराहट हो रही है। अरे किस बात की घबराहट? मैं रहूँगी ना तुम्हारे साथ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा वहाँ। नाज़िया बेगम इसे हाथ लगाते हुए बोली तो वो मुस्कुरा दी। मैं अबाया ले लूँ चची? इसने झिझक कर इनसे पूछा। हाँ क्यों नहीं, इसके बिना तो मैं तुम्हें लेकर नहीं चलूँगी। पता है तुम्हारा बाया लेना मुझे बहुत पसंद है। वो जल्दी से बाया पहनकर इनके साथ नीचे आई तो जमीर साहब के साथ वो पांचों भी रेडी इनका इंतजार कर रहे थे। वो जल्दी नहीं रेडी होगी तुम? फहाद इसे नीचे आता देखकर बोला तो वो बाकी सबके साथ साथ असद ने भी सीढ़ियों की तरफ देखा था। अपने बारे में बात कर रहे हो तो वाकई आज तुम बहुत जल्दी रेडी हो गए। ऐसे तो तुम सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हो रेडी होने में।
इफ़रा की बजाय नाज़िया बेगम की जवाबी कार्रवाई पर जहां फहद सर गुजारने लगा, वहीं बाकी सब मुस्कुरा दिए। अब चलना भी है या यहीं गप्पे मारनी है, वहां बारात आने वाली होगी। जमशेद साहब कहते हुए कार की तरफ बढ़ने लगे तो नाज़िया बेगम भी इफ़रा को लिए आगे बढ़ गई। डैड, आप और मॉम साइन के साथ चले जाएं, इफ़रा हमारे साथ आ जाएगी। असद इन तीनों की तरफ देखता हुआ बोला, जो मुस्कुरा के इसे ही देख रहे थे, जबकि साइम ने गुस्से से देखा और धप धप करता गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इफ़रा हमारे साथ जाएगी, तुम लोग आराम से आना। चलो इफ़रा, हमें देर हो रही है। नाज़िया बेगम शरारत से इन्हें देखती इफ़रा को लेगी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वो भी इन सब की माँ थी, इनकी फितरत से वाकिफ़ थी। क्या हुआ बड़े भाई, आपकी मॉम तो लड़की ले उड़ी, अब क्या होगा? जमशेद साहब की गाड़ी बाहर निकलते ही साइम साइम इन सबको देखकर हंसने लगा। चल फहद, हम चलते हैं, सब आ जाएंगे। असद को मुंह खोलता देखकर अहद जल्दी से बोलकर आगे बढ़ने लगा। कहाँ जा रहे हो? मुंह बंद करके चारों साथ चलो। असद की रौबदार आवाज़ पर वो सब इसे देखने लगे। चारों क्यों? पांचवें फर्द का क्या होगा? दाइम के कहने पर मुस्कुराता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मुझे एक ज़रूरी काम है, वो निपटा कर आ जाऊँगा। इस ज़रूरी काम को शादी में नहीं जाना क्या? अहद ज़रूरी काम पर जोर देता हुआ बोला तो बाकी सब अपनी हंसी जब्त करने लगे। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, मेरा बॉस बनने की कोशिश मत करो। और हाँ, सीधे मैरिज हॉल जाना, अगर ना गए तो सोच लेना क्या करूँगा। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, फहद ने मुंह बसूर कर कहा और फर्स्ट सीट पर जाकर बैठ गया। जब तक इनकी गाड़ी रवाना ना होगी तब तक वो वहीं रहा। इनकी गाड़ी गेट से पार होते ही वो भी अपनी गाड़ी लिए दूसरी रूट से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। नाज़िया बेगम अपने सभी रिश्तेदारों से इसका तारुफ करवा रही थी। मिलने वाली औरतों की नज़रों में इसके लिए सताइश थी। ग्रे कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहने, दुपट्टा सलीके से सर पर टकाए, मेकअप के नाम पर सिर्फ लाइनर और लिप ग्लॉस लगाए, वो कुछ उलझी सी, कुछ घबराई सी सबसे मिल रही थी। इसे यहाँ आए इतनी देर हो चुकी थी कि लेकिन इन पांचों में से अभी तक कोई भी नहीं इसे दिखा, ना जाने वो सब आए भी थे या नहीं। चची, हम घर कब जाएंगे? लोगों की नज़रें खुद पर जमी देखो नाज़िया बेगम के कान में मुंह घुसाकर धीरे से बोली, तुम बोर हो गई हो? जी बहुत ज़्यादा। रुको रुको, मैं अभी असद से कहती हूँ। पर चची, आप लोग नहीं चलेंगे? असद का नाम सुनते ही वो गड़बड़ाकर जल्दी से बोली, नहीं बेटा, भाई साहब इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे, तुम असद के साथ चली जाओ, मैं असद से कहती हूँ। ये कहकर नाज़िया बेगम इसे फ़ोन करने लगी। जी मॉम, कहे क्या काम है? काफ़ी देर बाद वो आस्तीन मोड़ता हुआ इनके पास आया। यहाँ इन लोगों के साथ नाज़िया बेगम की भाभियाँ और बहनें भी थीं। असद के आने पर इन लोगों ने अजीब से अंदाज में एक दूसरे को इशारा करके इन्हें देखा। असद, इफ़रा को घर ड्रॉप कर दो बेटा, इतनी जल्दी? तबीयत तो ठीक है ना? वो फ़िक्रमंदी से देखता हुआ बोला तो सर झुका गई। हाँ तबीयत ठीक है माशाल्लाह, बस तुम इसे घर छोड़ा, लेकिन किस लिए? मैं बोर हो गई हूँ। इसके दोबारा पूछने पर वो जल्दी से बोलकर मुबादा वो कुछ और ना बोल दे। अच्छा तो तुम तैयार हो जाओ, फिर चलो चलते हैं। वो कुछ देर इसे देखने के बाद बोला और बाहर की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद वो नाज़िया बेगम के साथ बाहर आई तो वहाँ जमशेद साहब से बातें करता, एक हाथ में कोट थामे दूसरे हाथ में कोक की बोतल लिए इसी का इंतज़ार कर रहा था। लो आ गई, ध्यान से लेकर जाना। अच्छा बेटा तुम जाओ, जाकर आराम करो, हम भी थोड़ी देर में फ़ारिग होकर आते हैं। असद से कहने के बाद इससे बोले नाज़िया बेगम और जमशेद साहब से सलाम करती वो इसके साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। हम अकेले जा रहे हैं? गाड़ी स्टार्ट होने के बाद इसे साहस हुआ तो इसने जल्दी से पूछा। हाँ बिल्कुल, क्यों? तुम किसी और की मौजूदगी की ख्वाहिशमंद थी? इसके मायने खेज अंदाज में इसे देखकर कहा तो वो नफ़ी में सर हिलाकर बाहर देखने लगी। तुम तो बोर क्यों हो तुम बोर क्यों हो रही थी? गाड़ी को मेन रोड पर लाते हुए इसने पूछा तो वो इसकी तरफ मुड़ गई। क्यों? मैं किसी को जानती नहीं, क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी, कोई मुझसे बात करने वाला नहीं था। तो तुम हमारे पास चली आती। इसने मुस्कुराकर इसे देखा। मैंने सोचा था लेकिन आप लोगों में से कोई भी मुझे दिखाई नहीं दिया। इसकी मासूमियत से कहने पर वो यकटक देखने लगा। लाओ अपना फ़ोन दो, मैं अपना नंबर सेव कर देता हूँ, फिर तुम चाहो तब कॉल करके बुला लेना। इसके इतने मेहरबान लहजे पर इसने हैरानगी से इसे देखा था। ऐसे क्या देख रही हो? मोबाइल दो अपना। मैं तो मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करती। क्या सीरियसली यार, तुम मोबाइल ही नहीं यूज़ करती? बिना मोबाइल के कैसे रह लेती हो? इसे हैरत का झटका लगा था। आराम से रह लेती हूँ। चलो मैं दिला देता हूँ तुम्हें मोबाइल। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं तो खामखा लेने का क्या फ़ायदा? इसकी सूरत से इनकार करने पर इसने मुस्कुरा कर नज़रें विंड स्क्रीन पर जमा दी। ये लड़की इसे धीरे धीरे मुतासिर कर रही थी। इसे हैरत हो रही थी कि आज के दौर में कोई लड़की इतनी सादा, इतनी मासूम भी हो सकती है। थोड़ी देर बाद गाड़ी
घर के पोर्च में दाखिल हो रही थी वो जल्दी से बाहर निकली और सीढ़ियाँ चढ़ती अंदर दाखिल हो गई। यार एक कप कॉफ़ी बना दो प्लीज़, इसे ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ता देखकर वो सोफे पर गिरते हुए बोला तो वो सर हिलाती किचन की तरफ बढ़ गई। सारे मुलाजिम सो चुके थे, रज़िया भी अपने क्वार्टर में थी। किचन में आकर इसने जल्दी से अबाया उतार कर इसके साथ अपनी भी कॉफ़ी बनाने लगी। कॉफ़ी लेकर जब बाहर आई तो वो सोफे पर आड़ा तिरछा लेटा मोबाइल पर बिजी था। कॉफ़ी का मग टेबल पर रखकर वो भी पास वाले सोफे पर टिक कर कॉफ़ी पीने लगी। कॉफ़ी पीते हुए वो इस लापरवाही से लड़की का तफसीली जायजा लेने लगा। ग्रे कलर की फ्रॉक इसके सामने रंगत पर खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरत काली आंखें लाइनर से सजी हुई थी, होंठ किसी भी तरह की लिपस्टिक से पाक साफ थे। ये लड़की इसकी बाकी कज़न से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अजीब सी कशिश थी इसमें जो इसे अपनी तरफ खींचती हुई महसूस हो रही थी। इसकी नज़रें खुद पर जमी महसूस करके वो उठ बैठी, जल्दी जल्दी कॉफ़ी ख़त्म करने लगी। कोशिश कर रही थी कि कॉफ़ी ख़त्म होते ही वो जल्दी से उठी तो वो भी इसके साथ उठा और गुड नाइट कहता हुआ सुस्त रवि से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सिर्फ असद ही था, बाकी चारों अभी तक सो रहे थे। जमशेद साहब भी कुछ ना बोले तो किसी ने इन्हें जगाया नहीं। असद भी नाश्ता जल्दी से ख़त्म करता अपने कमरे की तरफ चल दिया। नाश्ते से फारिग होकर नाज़िया बेगम ने इसे पार्लर चलने का कहा तो वो इन्हें मना करने लगी। इसके लाख इनकार के बावजूद उसे ज़बरदस्ती पार्लर ले गई। चची प्लीज़ मुझे मेकअप नहीं करना। इसने पार्लर में दाखिल होते ही नाज़िया बेगम से इल्तिजा की, कुछ नहीं होगा बेटा, बस तुम देखना तुम्हारी चची क्या करवाती हैं, ये देखकर तुम्हें अपनी चची से मोहब्बत हो जाएगी। नाज़िया बेगम इससे पचकारते हुए कहा, ऐसे भी बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं जानती हूँ। इसे इन्हें इसके अंदाज़ पर हंसी आ गई। नाज़िया बेगम ने जैसा कहा वैसा किया। इसे पहले इसके बालों की सेटिंग करा के इसका खूबसूरत हेयर स्टाइल बनवाया, फिर इसकी पसंद के मुताबिक बिल्कुल लाइट सा मेकअप करवाया। तैयार होने के बाद वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ब्यूटिशियन ने भी इसकी बहुत तारीफ़ की थी। घर में दाखिल होते ही इस पर घबराहट तारी हो गई थी। इसे डर था कि वो सब इसे इस हाल में देखेंगे तो इसे भी आम लड़कियों की तरह समझेंगे जो लड़कों को जाने के लिए इस तरह की अच्छी हथकंडे अपनाती हैं। नाज़िया बेगम के साथ घर में दाखिल होते ही मुंह खोले बिना वो जल्दी से ऊपर अपने कमरे की तरफ भागी कि कहीं न पांचों में से कोई इसे देख ना ले। इफ्रा बेटा, मैं और तुम्हारे चाचू जा रहे हैं, इंतजामात भी तो देखने हैं ना। तुम ड्रेस चेंज करके ये ज्वेलरी पहनकर जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना, वरना वो सब खुद ऊपर आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद नाज़िया बेगम तैयार होकर इसके कमरे में दाखिल होती हुई बोली, वो सब रेडी हो गए। अभी कहाँ, अभी तो इन्हें काफ़ी टाइम लगेगा, तुम आराम से आना इनके साथ, मैं चल रही हूँ, वरना तुम्हारा चाचू का तो पता है ना, ज़रा सी देर होने पर कितना बोलते हैं। मैं असद से कह देती हूँ। अच्छा, वो इसे ताकीद करती कमरे से बाहर चली गई तो वो भी तैयार होने की गर्ज से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। वो तकरीबन तैयार हो चुकी थी जब रज़िया इसके कमरे में दाखिल हुई। बीबी जी, असद भाई ने कहा है कि आप रेडी हो गई हैं तो नीचे आ जाएं। इसने असद का पैगाम मनो ऐन इसे तक पहुंचाया। जी बस मैं ये बाया पहन लूँ, आप रुकी रहो, मैं आपके साथ चलती हूँ। वैसे जाता देख कर जल्दी से बोली और अब बाया पहनती बाहर आ गई। इतनी लेट कर दी। मॉम ने कहा कि तुम रेडी हो गई हो। सोफे पर बैठा असद से देखते ही बोला तो वो कन्फ्यूज सी जवाब सोचने लगी। इस वक्त तो इन दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। हाँ, बाकी लोग अभी रेडी नहीं हुए क्या? इसके कहने पर वो साइम वगैरह को आवाज़ देने लगा। तो मॉम के साथ नहीं गई हो? फहद अंदर दाखिल होते उसे देखकर बोला। नहीं, चची को जल्दी जाना था, उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ आ जाऊं। यानी कि भाई साहब ने हमसे झूठ बोला कि तुम जा चुकी हो? इसने भाई साहब पर जोर देते हुए असद को घूरा तो इसने इसकी तरफ मुस्कुराहट उछाल दी, जिस पर वह मुंह बनाता अहद की तरफ मुड़ गया। कुछ समझ आ रहा है तुम्हें अहद? फहद ने मायनी खेज में अहद से कहा तो वो दोनों असद को देखने लगे जबकि इफ्रा इनकी बातें सुन रही थी। समझ में क्या, मुझे तो दिख भी रहा है कुछ कुछ। क्या दिख रहा है? हमें भी तो कुछ बताएं। दाइम ने नासमझी से बोला, ये बड़ों की बातें हैं, लिहाजा बच्चे से दूर ही रहें तो मेहरबानी होगी। हाथ ने नाहे चलाके से इनको टालने पर दाइम मुंह फैलाकर बाहर निकल गया जबकि साइम ने लापरवाही से कंधे झटकाए। चलना है या यहीं खड़े बातें करते रहना है? असद कहकर गाड़ी निकालने चला गया तो वो सब भी इसके साथ हो ली। ये पर्स को यहाँ क्यों रखा है? अगली सीट का दरवाज़ा खोलकर फहद सीट पर रखे इसके क्लच की तरफ इशारा करता हुआ बोला। खाना बनाने के लिए इफ्रा की बजाय पीछे बैठे दाइम के जवाब पर सब कहकर लगाकर हंस दिए तो वो इसे घूरता हुआ अंदर बैठ गया। इसके बैठते ही गाड़ी हरकत में आई और बाहर निकलकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होगी। असद गाड़ी ड्राइव करते हुए बैक व्यू मिरर से गाय बगाए इस पर नज़र भी डाल रहा था जो बाकी सबकी नोक-झोंक का भरपूर जवाब दे रही थी। वो अब इन सब से काफ़ी हद तक फ्री हो गई थी। पहले वाली घबराहट अब इसमें नहीं रही थी। अगर वो पहले जैसी रहती तो यूं इनके साथ अकेली रात इतना लंबा सफ़र तय ना करती। अहद की किसी बात पर वो खिलकर मुस्कुराई तो वो भी धीरे से मुस्कुरा दिया।
गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। सब धीरे धीरे गाड़ी से निकल कर अंदर की तरफ बढ़े, ये देखे बिना कि इफ्रा इनके साथ थी या भी नहीं। इफ्रा कहाँ है? हाल के गेट पर पहुंचते ही असद ने इसकी गैर मौजूदगी को महसूस किया तो फहद की तरफ देखा, क्योंकि वो इसके साथ बैठा हुआ था। इफ्रा इफ्रा कहाँ गई? यहीं तो तीस ने गड़बड़ा कर अपने आसपास देखा। बाकी सब भी परेशानी से इधर उधर देखने लगे। तुम लोगों ने इसे कहाँ गुम कर दिया? अब वो दाइम और साइम की तरफ देखता हुआ गुस्से से बोला, हमने क्यों? आप लोग भी तो कार में थे, आप लोगों ने क्यों नहीं देखा इसे? दाइम ने हैरान होकर कहा तो अहद को गुस्सा आ गया। तुम दोनों तो हर वक्त इसके साथ रहते हो, तो तुम्हें ही पता होगा ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा इसे अपने पल्लू से बांध कर रखते। दाइम ने किसी लड़का औरत की तरह जवाब दिया, पल्लू नहीं, कोट जैकेट शर्ट ये सब हम लोग पहनते हैं। साइम ने तस्दीक की तो फहद को हंसी आ गई, जो कि असद ने घूरने पर दब गई। तो तुम तो चुप ही रहो। अहद ने साइम को झटका तो इसने एक झट से मुंह पर उंगली रख ली। अच्छा बस अब चुप हो जाओ। कब से देख रहा हूँ गधों की तरह लड़ते जा रहे हो। हम फंक्शन में हैं, लोगों से घिरे हुए हैं, क्या सोच रहे होंगे सब हमें बेवकूफ़ों की तरह लड़ता देख। ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम पागलों से कुछ कहने से अच्छा था मैं खुद इसे ढूंढ लेता। असद जो काफ़ी देर से इन लोगों की बकवास बर्दाश्त कर रहा था, आखिर में फट पड़ा। अब जाओ ढूंढो इसे, यहाँ खड़े मेरा मुंह मत देखो, बल्कि मैं ही जा रहा हूँ ढूंढने। इन सब को अपनी शक्ल देखता पाकर वो खुद आगे बढ़ गया था। असद को पार्किंग की तरफ बढ़ता देखकर वो चारों भी इसके पीछे हो ली। इन्हें इफ्रा को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, क्योंकि वो इन्हें गाड़ी के पास ही खड़ी दिख गई थी। वो जल्दी से इसकी तरफ बढ़े। सबसे आगे असद था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हम कितने परेशान हुए हैं? जैसे अपना सारा गुस्सा इस पर निकाल रहा था, जबकि वो सर झुकाए अपने आंसू जब्त कर रही थी, जो कि इसके चेहरे से फिसलते जा रहे थे। असद आराम से, वो डरी हुई है। आहद ने इसके कंधे पर हल्का सा दबाव देते हुए कहा तो इसने बगौर की तरफ देखा, जो वाकई डरी हुई थी। इसे अपने अंदाज पर बेहद शर्मिंदगी हुई। सॉरी, चलो अंदर चलते हैं, मॉम इंतज़ार कर रही होंगी। साइम के कहने पर सब आगे बढ़ गए। लो अपना चेहरा साफ कर लो। इसके साथ चलते हुए असद ने इसे रुमाल लेते हुए कहा तो इसने चुपचाप रुमाल थाम लिया। वो सब एक साथ हाल में दाखिल हुए तो सारे मेहमान इनकी तरफ मतवज्जो हो गए। एक लड़की के साथ 5 लड़कियां, और वो भी बेहद खूबसूरत। वो बॉडी गार्ड की तरह इफ्रा के साथ थे। वो सबको अपनी तरफ मतवज्जो पाकर जहां इन पांचों के होंठों पर शरारती मुस्कुराहट रेंगी, वहीं इफ्रा के ऊपर घबराहट तारी होने लगी। वो अपना भारी भरकम लहंगा संभालती इन लोगों के साथ मुश्किल कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रही थी। इसकी एक तरफ असद था, दूसरी तरफ आहद। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे इन पांचों में से एक करता चला जा रहा था। सबसे पहले असद रूबी का हाथ पकड़े दूसरी तरफ चला गया, फिर इसके बाद आहद, फिर फहद दाइम जूस का काउंटर की तरफ बढ़ के, जबकि साइमा इसे नाज़ी बेगम के पास छोड़कर अपनी किसी कज़न के साथ बिजी हो गया। नाज़ी बेगम के साथ खड़ी वो सबको अपनी तरफ मतवज्जो पाकर बुरी तरह डिस्टर्ब हो रही थी। लोगों की नज़रों से बचने के लिए वो नाज़ी बेगम की भांजी नेहा के साथ बाहर चली गई। नेहा बहुत अच्छी और प्यारी लड़की थी। इसके पास बातों का खजाना था जिसने इसे बोर नहीं होने दिया था। हाय, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? वो टेबल पर आकर बैठी थी कि साइम चेयर खींचकर बैठता हुआ बोला, नहीं मैं नेहा के साथ ही, वो बस अभी किसी काम से गई है। तुम यहाँ आकर बैठ गई, मैंने तुमसे क्या कहा था? दाइम शायद साइम को ढूंढता हुआ चला आया था। वो मैं कर चुका हूँ, थैंक गॉड। अब मैं भी ज़रा आराम कर लूँ। दाइम कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठा बोला, आप लोग क्या कर रहे थे? आखिरकार इसने पूछ ही लिया। हम लोग मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रहे थे, और वो भी पहली बार। अहद भाई बेचारे फंसे हुए हैं। साइम हंसता हुआ बोला। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो वेटर को आवाज़ देने लगे, तुम कुछ खाओगी? नहीं, मेरे लिए भी कुछ ऑर्डर कर दो, जब तक मैं ज़रा आराम कर लूँ। अहद कुर्सी पर कुछ इस अंदाज से बैठा है, इसका सारा बदन दर्द कर रहा हो, जबकि फहद की हालत कुछ बेहतर थी। कुछ मत पूछो यार, इतना काम मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी नहीं किया। अहद ने अपनी टांगें फैलाते हुए कहा, ये लोग क्या खुद खाना नहीं ले सकते, जबकि सेल्फ सर्विस है? टहल कर खाएं, ऐश करें, हमारी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? फहद मेहमानों पर गाबियाना तौर पर अपनी थकन की भड़ास निकाल रहा था। मेहमान नवाजी करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि मेहमान अल्लाह की तरफ से नेमत होते हैं। इसने कहा, अरे भाड़ में गई मेहमान नवाजी, मेरे घर शादी है जो मैं मेहनत करता फिरूं, मेहनत का फल मिले तो कुछ हाथ पैर हिलाऊं। फहद अभी झंझलाया हुआ था, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है, तुम ज़्यादा मौलानी मत बनो, मुझे कुछ फ़र्ज़ सुनत नहीं जाना। लो एक और आ रहे हैं भाई साहब। अहद ने भाई साहब पर जोर देते हुए कहा, क्योंकि सामने से असद हाथ में कोक थामे आ रहा था।
तुम लोग यहाँ बैठे हो और मैं तुम लोगों को इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। वो पास वाले टेबल की चेयर्स खींचता हुआ जिस पर एक लड़की बैठने जा रही थी इसकी चेयर खींच ली और पर वो लड़की ज़मीन दोज हो गई, जिस पर सब हंसने लगे जबकि असद अनजान बना बैठा रहा। अच्छा, तो आप हमें ढूंढ रहे थे? मुझे तो आप रूबी के साथ काफ़ी मसरूफ़ दिखाई दिए, असद ने चुपते हुए लहजे में कहा। तो वो इधर उधर देखने लगा। नहीं यार, एक्चुअली ये रूबी के साथ हमें ढूंढ रहे थे जिससे हम इन्हें जल्दी मिल जाते। क्यों जनाब, हम इतने छोटे ही हैं कि हमारे गुम हो जाने का इन्हें डर था। फहद ने भी अहद की हाँ में हाँ मिलाई। मैंने रूबी के साथ इतना भी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। असद गुस्से से दोनों को घूरते हुए बोला। अच्छा, तो पूल साइड रूबी के हाथों में हाथ डाले कौन ठहरा था? दाइम ने इसके झूठ को सबके सामने ज़ाहिर करते हुए कहा। तो इफ़रा के होठों पर मुस्कुराहट नहीं गई जो असद की नज़रों से छुप ना सकी। ठीक है, मैं इसके साथ था, लेकिन मैं इसकी कंपनी में बोर हो रहा था, इसलिए यहाँ आ गए हमारे पास, क्योंकि हमारे पास भी तो एक कंपनी है बोरियत मिटाने के लिए। फहद ने इसकी बात अचानक उचक कर मायनी खेजी अंदाज में कहा। तो वो तीनों मुस्कुराकर इफ़रा की तरफ देखने लगे जो कि इसकी बात का मफ़हूम समझने की कोशिश कर रही थी, जबकि असद गुस्से से पेशानी सलाकर रह गया। वेटर के खाना लगाने पर वो पांचों खाना खाने में मसरूफ़ हो गए, जबकि इफ़रा इसी तरह बैठी थी। तुम क्यों नहीं खा रही खाना? चलो तुम भी स्टार्ट हो जाओ। इसे खाली बैठा देखकर असद ने कहा। इसके नाना करने के बावजूद भी असद और अहद ने इसकी प्लेट में खाना डाल दिया, तो इसे मजबूरन खाना पड़ा। खाने के बाद असद नाज़े बेगम से इजाज़त लेकर जाने की तैयारी करने लगा, तो वो चारों भी इसके साथ लग गए, जबकि जमशेद साहब के कहने पर इफ़रा को भी इनके साथ वापस आना पड़ा। वैसे भी वो वहाँ बोर हो रही थी, इन शैतानों की कंपनी में इसे घबराहट तो हो रही थी, लेकिन ये अलग बात कि मज़ा भी बहुत आया। वापसी के वक्त असद और अहद के अलावा बाकी तीनों रास्ते में ही सो गए थे। इफ़रा को भी नींद आ रही थी, लेकिन वो सोना नहीं चाहती थी, तो मजबूरन इन दोनों की बातों में गाए बगाए शरीक हो जाती थी। शादी का हंगामा ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे। वो भी अब नाज़ी बेगम के साथ घूमने शॉपिंग करने चली जाती और इन सब के साथ थोड़ा बहुत तफरीह भी हो गई थी। इतने दिनों में इसे एहसास हो गया था कि वो सब इतने बुरे नहीं जितना लोग इनके बारे में कहते हैं, बस लाबाली किस्म के थे। असद भी अब घर में ज़्यादा रहने लगा था, वो भी इन सब की शरारतों में हिस्सा लेने लगा था। आज सुबह से मौसम बहुत खूबसूरत था, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी सुबह से लगी हुई थी। साइम और दाइम यूनिवर्सिटी से जल्दी आ गए थे, जबकि अहद मौसम को एंजॉय करने के लिए असद से गालियां सुनने के बावजूद भी ऑफिस नहीं गया था, जबकि फहद थोड़ी देर ऑफिस में अपनी शक्ल दिखाकर असद से नजरें बचाता हुआ भाग आया था। अब वो चारों किचन में बैठे इसका सर खा रहे थे, जबकि वो पकौड़े पकाने के साथ साथ इनकी बकवास भी सुन रही थी। तुम्हें किचन से बहुत मोहब्बत है? फहद पकौड़ा मुंह में रखता हुआ बोला। बिल्कुल नहीं, जब मोहब्बत नहीं है तो मैडम इतना कुछ बनाती हैं, अगर मोहब्बत होती तो ये क्या होती? मास्टर शेफ ऑफ इंडिया। अहद की दूरी बात पर साइम अचानक बोल पड़ा और दाद तलब नज़रों से इन सब की तरफ देखा, जो इससे हल्का होने का इशारा करके दोबारा पकौड़ों के साथ इंसाफ करने लगे थे। अम्मी का बस चले तो किचन को ही मेरा कमरा मुकर्रर कर दें, वो भाभियां हैं जो इन्हें इस काम से अभी तक बाज रखा है। इसने मुस्कुराते हुए पकौड़े प्लेट में रखकर चूल्हा बंद कर दिया। मैं ये पकौड़े चच्ची और चाचू को देकर आती हूँ, वो प्लेट उठाती हुई बोली। तुम रहने दो, रज़िया है ना, वो ले जाएगी। तुम हमारे साथ चलो क्रिकेट खेलें। फहद प्लेट इसके हाथ से लेकर रज़िया को आवाज़ देने लगा और वो आप लोगों के बॉस आ गए। तो रज़िया के जाने के बाद वो किचन से निकलती हुई बोली। बाकी सब भी इसके साथ बाहर निकले। असद भाई के आने से क्या होगा, तुम असद से डरती हो? अहद इसके चेहरे को गौर से देखता हुआ बोला। नहीं, मैं क्यों डरने लगी इनसे? इनके हल्काने पर न जाने क्यों वो हल्का कर मुस्कुरा दिए। अच्छा चलो क्रिकेट खेलते हैं, देखो ना मौसम भी कितना अमेजिंग है, मज़ा आ जाएगा। फहद ने इसे राज़ी करने की दोबारा कोशिश की, पर जब असद आएगा तब देखा जाएगा। अभी अहद इसकी बात उचक कर जल्दी से बोला, तो वो राज़ी हो गई और इनके साथ गार्डन में आ गई, जहाँ का मंजर क्रिकेट ग्राउंड जैसा ही था। दोनों साइड पर और बीच कारपेट बिछाकर पिच बनाई हुई थी। दोनों साइड पर चेयर्स रखी हुई थी और बीच में कारपेट बिछाकर पिच बनाई हुई थी। बस अंपायर और पब्लिक की कमी थी। अंपायर कौन बनेगा, इसके पूछने पर सब ने एक साथ इसे देखा। मैं अंपायरिंग नहीं करने वाली, मुझे अंपायरिंग नहीं आती। वो इनकी नज़रों का मफहूम समझकर जल्दी से बोली। अच्छा ठीक है, हम खुद ही डिसीजन ले लेंगे, चलो टीम बनाते हैं। फिर दो टीमें बनी। अहद और फहद एक टीम में थे, जबकि इफ़रा और साइम और दाइम के साथ। टॉस के बाद साइम ने बॉलिंग की और अहद और फहद पिच पर पूरी तैयारी के साथ बैटिंग के लिए आ गए। फहद यूनिवर्सिटी का बेस्ट बैट्समैन था। अहद के साथ मिलकर इसने जमकर इन तीनों की धुलाई की,
3 ओवर्स की बारी में इनके दोनों ने बिना आउट हुए 40 रन ठोक कर एक मुश्किल तरीन टारगेट दिया। इन लोगों को साइम के चेहरे से जाहिर हो रहा था कि टारगेट काफ़ी टफ है इनके लिए। दूसरी पार्टी का आगाज़ हुआ। साइम और दाइम पूरी जोश के साथ पिच पर उतरे और मैच का आगाज़ हुआ। इन दोनों ने बारी की शुरुआत काफ़ी संभल कर और धीरे से की। पहले ओवर में इनके सिर्फ 6 रन बने। दूसरे ओवर में दाइम ने लगातार 2 चौके मारे और तीसरे शॉट मारने के चक्कर में बोल्ड हो गया। अब सारा बोझ साइम पर आ गया। इफ्रा बैटिंग पर उतरी। आहद ने इसे आउट करने की कोशिश की लेकिन वो बहुत संभल कर खेल रही थी। अभी तीसरा ओवर शुरू होने वाला था कि असद की गाड़ी जन से अंदर दाखिल हुई। इसे देखते ही फहद के तोते उड़ गए जबकि इफ्रा पर घबराहट तारी होने लगी थी, लेकिन मरता क्या ना करता, मजबूरन वहीं खड़ी रही। जनाब इतनी अहम मीटिंग छोड़कर यहाँ मैच खेल रहे हैं। वो आते साथ ही फहद पर चढ़ दौड़ा था। वो मेरी तबीयत ज़रा ख़राब थी, मैनेजर सर को इन्फॉर्म करके आया था। तबीयत अप्स डाउन थी तो मैच खेला जा रहा है। अगर सही होती तो क्या क्या हो जाता। वो गुस्से से बोला तो वो बदक कर आहद के पीछे छुप गया। अच्छा यार अब जाने भी दो, चलो क्रिकेट खेलते हैं, काफ़ी दिन हो गए हम एक साथ क्रिकेट खेले, तुम फ्रेश होकर जल्दी से आओ तो हम खेलते हैं। आहद ने इसे ठंडा करते हुए कहा तो वो सर हिलाता अंदर की तरफ बढ़ गया। असद और आहद सिर्फ 1.5 साल का फ़र्क था। यही वजह थी कि इन दोनों की आपस में बहुत बनती थी। वो दोनों भाई से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। तो कहाँ तक पहुँचा मैच। वो ग्राउंड में दाखिल होता हुआ बोला, ज़मीन में दरार आ गई है, इससे जड़ से उखाड़ना बाकी है। फहद के कहने पर इसने दूसरी टीम की तरफ देखा। तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है। बैट थामे खड़ी इफ्रा को देखकर वो बोला तो उसने जल्दी से असबात में सर हिला दिया। देखते हैं, लाओ बॉल दो, मैं बॉलिंग करूंगा। ये फाउल है मैच के बीच में, आप कैसे शामिल हो सकते हैं। साइम इसे बॉल पकड़ते देखकर जोरदार एहतजाज किया। कैसे फाउल, एक्स्ट्रा प्लेयर का नाम नहीं सुना क्या, और वैसे भी तुम 3 हो और हम 2, हमारे पास एक प्लेयर का ऑप्शन है। आहद इसके एहतजाज को किसी भी खाते में न लाते हुए बोला, गेंद की शुरुआत हुई। स्ट्राइक साइम के हाथ में थी जबकि नॉन स्ट्राइक पर इफ्रा थी। असद ने पहली बॉल फेंकी जिसको साइम ने आराम से हिट किया और 2 लेकर दोबारा स्ट्राइक पर आ गए। इसकी कोशिश थी कि स्ट्राइक इसके हाथ में रहे और इफ्रा भी यही चाहती थी। असद इसकी चालाकी बाखूबी समझ गया था। वो इफ्रा को स्ट्राइक पर लाना चाहता था, इसका खेलने का अंदाज देखना चाहता था। इसने दूसरी बॉल 3 धीमी फेंकी जिस पर चाहते हुए भी साइम 2 रन ना ले सका। अब स्ट्राइक इफ्रा के हाथ में थी। बैट थामे स्ट्राइक पर खड़ी वो अपनी धड़कन को मामूल पर लाने की कोशिश कर रही थी, जो कि बॉल उछलते असद को देखकर बढ़ती ही जा रही थी। 1 मिनट। जैसे ही असद बॉल लाने वाला था वो जल्दी से बोली, क्या हुआ। वो सब हक्का बक्का होकर से देखने लगे। मैं ज़रा दुपट्टा बना लूँ, वो कहती वो ढीले पड़ गई। अपने दुपट्टे को दोबारा से नमाज के अंदाज में बांधने लगी। असद इसके इस अंदाज को बहुत गौर और दिलचस्पी से देख रहा था। चलें, असद के पूछने पर वो सर हिलाकर बैट की पोजीशन बनाने लगी। असद की तरफ से इससे पहली बॉल डालेगी जिसे डर के मारे इसने खाली जाने दिया। इसको बोर्ड पर इनका स्कोर 24 पर 1 था और सिर्फ 3 बॉल बाकी थी। एक नामुमकिन टारगेट था और सामने मौजूद शख्स इसे किसी भी हाल में स्ट्राइक से हटने नहीं देना चाहता था। इसने मुस्कुराकर इसे देखा और चौथी बॉल डाल दी। इफ्रा ने बैट को मजबूत से पकड़ा और हवा में लहराकर बॉल को ज़ोर से हिट किया। और ये क्या, क्रिकेट की हिस्ट्री में भी किसी प्लेयर ने इतना ज़ोरदार शॉट नहीं मारा होगा जितना ज़ोरदार शॉट इफ्रा ने मारा था। और सब अपनी अपनी जगह हैरत से खड़े इसे देख रहे थे जिस तरफ शॉट मारी गई थी। इफ्रा भी दंग से मुंह पर हाथ रखे इसी तरफ देख रही थी। असद कभी इससे और कभी शॉट वाली जगह को देख रहा था। ज़रा रिवाइंड करें और शॉट की तफसील मुलाजा फरमाएं। असद ने जूं ही बॉल इफ्रा को डाली, इफ्रा ने बैट को मजबूती से पकड़कर बॉल को ज़ोरदार हिट मारी जिससे बॉल ऊंचाई से हवा में लहराती हुई गेट के बाहर चली गई। और साथ ही साथ ज़रा गौर फरमाएं, साथ ही साथ बैट भी इफ्रा के हाथ से स्लिप होकर जहां तुम वहां मैं की मिसाल के साथ ही बॉल के साथ लहराता हुआ बाहर की सैर करने चला गया। धोनी की हेलीकॉप्टर शॉट तो देखी थी, आज इफ्रा की फ्लाइंग बैट शॉट भी देख ली। वाह क्या शॉट है, मैं तो तुम्हारी बैटिंग का दीवाना हो गया। आहद ने शरारती अंदाज में कहने पर सब कहकर लगाकर हंस दी जबकि वो शर्मिंदगी के सर झुकाए खड़ी वहां से भागने की जगह ढूंढ रही थी। और इसी के साथ मिस इफ्रा को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है। इतनी बेहतरीन और उम्दा शॉट का इजाद करने के लिए। असद हंसता हुआ इसका बायां हाथ उठाकर हवा में लहराता हुआ बोला तो वो अपना हाथ छुड़ाकर मुंह छुपाती जल्दी से अंदर भाग गई। कहाँ भाग रही हो, बाहर से बैट और बॉल कौन लाएगा। फहद ने हंसते हुए पीछे से हांग लगाई तो सब जोरदार
कह के जोरदार अंदाज में कह के लगा कर हंस दिए। आहा, मेहंदी लगाई जा रही है। असद सोफे पर इसके पास धप से बैठता हुआ बोला तो वो भी इसे देख कर मुस्कुराते हुए सर पर मौजूद दुपट्टे को दोबारा बनाने लगी। असद ने इसे बखूबी नोट किया, काफी खूबसूरत लगाई है वो, गौर से इसके हाथ पर बनी डिज़ाइन को देखता हुआ बोला, मॉम को भी लगा देती। नहीं, इन्हें एलर्जी है मेहंदी से, वरना मैं इन्हें पहले लगा देती। किसने कहा कि मॉम को एलर्जी है? इसने उलझ कर नाज़िया बेगम देखा जो दूसरे सोफे पर बैठी टीवी पर कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखने में बुरी तरह बिजी थी। इसके कहने पर उन्होंने गड़बड़ा के इन दोनों को देखा। दोनों की आंखों में हैरत थी। चची से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इन्हें मेहंदी से एलर्जी है। इसने उलझ कर जवाब दिया, आपको कब से एलर्जी होगी मॉम? तुम भी ना क्या बात लेकर बैठ गए हो? असद, अब क्या इस उम्र में मेहंदी लगवाती? भला मैं अच्छी लगती हूँ? क्यों, आपकी उम्र को क्या हुआ है? माशाल्लाह काफ़ी यंग है आप। क्यों इफ़रा? इसने कहते हुए इफ़रा की तरफ देखा। बिल्कुल, मेहंदी लगाने की भी कोई उम्र मुतय्यन है क्या? मेरे एक रिश्तेदार की दादी थी, इनके सारे दांत गिर चुके थे, फिर भी इन्हें मेहंदी लगाने का इतना शौक था कि मेहंदी का रंग हल्का होते ही वो दोबारा लगा लेती थी। अच्छा, तो तुम इन्हीं पर गई हो? बिल्कुल नहीं, मेरी तो अभी तक एक दांत भी नहीं गिरी। इसके कहने के अंदाज पर वो कहकर लगाकर हंस दिया तो वो शर्मा कर सर झुका कि दूर बैठी नाज़िया बेगम इन दोनों को पास बैठे देखकर ताशी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब जब गिरेंगे तब तुम इनकी जैसी हो जाओगी? अब मेरा मतलब ये भी नहीं था। वो जल्दी कहती उठकर नाज़िया बेगम के पास आकर बैठी तो वो दोबारा हंसने लगा। लाइए चची, मैं आपको लगाती हूँ मेहंदी। अरे नहीं बेटा, तुम इसकी बात पर मत आओ, इसकी तो आदत है परेशान करने की। इसमें परेशानी की क्या बात है? अब लग जाएगी, बस कुछ ही मिनटों में। वो इनका हाथ ज़बरदस्ती पकड़ते हुए बोली, लगवा ले मॉम, लोग कभी कभी इतना ही मेहरबान होते। इसके कहने पर इफ़रा ने घूर कर इसे देखा तो वो इसे देखकर मुस्कुरा दिया। अच्छा, जब तुम इन झमेलों से फारिग हो जाना तो एक कप कॉफ़ी का बनाकर टेरेस पर ले आना। थोड़ी देर गहरी नज़रों से इसे देखने के बाद वो अपनी जगह से उठता हुआ इससे बोला, रज़िया से क्यों नहीं कह देते, वो बना देगी। नाज़िया बेगम ने इसे उठता हुआ देख कर कहा, मॉम प्लीज़, क्या आप चाहती हैं कि मुझे कॉफ़ी से नफरत हो जाए? रज़िया बहुत ही बकवास कॉफ़ी बनाती है, सीरियसली, वो मुंह बनाता हुआ बोला। और वैसे भी जब घर में इतना अच्छा शेफ़ मौजूद है तो इससे फ़ायदा उठाने का हक़ तो बनता ही है। इसके कहने पर नाज़िया बेगम ने कुछ इस अंदाज से सर हिलाया जैसे इन्हें सारी बातें समझ आ रही हों। मैं इंतज़ार करूँगा, ओके? वो इसकी तरफ देखकर बोलता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। नाज़िया बेगम ने अपने इस मोटी बेटे के अचानक अंदाज बदलने पर बहुत गौर किया। इसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी और बहुत कुछ इन्हें बखूबी समझ में आ रहा था। इन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि अब इन्हें क्या करना है। वो कुछ सोचकर धीरे से मुस्कुरा दी। एक दिन वो अपना वार्डरोब बना रही थी कि असद इसके कमरे में दाखिल हुआ। बड़े पापा का फ़ोन है, इसने फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या अब्बू का फ़ोन आया? हाय अल्लाह, इसने खुशी के मारे फ़ोन इसके हाथ से झपट लिया। हेलो अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। आपको इतने दिनों बाद अपनी बेटी की याद आई? मुझे यहाँ इतनी दूर भेजकर आप लोगों को तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत खुश हो रहे होंगे सब लोग। अम्मी को तो बस मौका चाहिए था मुझे खुद से दूर करने का। बहुत तंग करती थी ना मैं इन्हें। वो नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी और असद खड़ा हक्का बक्का से बातें करता देख रहा था, जो इसकी मौजूदगी को भूले पूरे कमरे में ठहर कर अपने अब्बू को सुना रही थी। वो इसे ऐसे ही बातें करता छोड़कर कमरे से बाहर आ गया था। रात को खाने पर इसने अब्बू के फ़ोन का सबको बताया। चाचू अब्बू कह रहे थे कि वो आने वाले हैं। वो खुशी खुशी जमशेद साहब को बता रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। मुझे तो बहुत खुशी होगी कि भाई साहब मेरे घर आएंगे। क्यों नाज़िया बेगम जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी अपने ससुराली रिश्तेदारों से मिलने की बहुत ख्वाहिशमंद थी। वो दोनों इनकी आमद का सुनकर बहुत खुश हुए थे। इन तीनों को खुश देखकर वो पांचवा भी इनकी खुशी में शामिल हो गया था। कल रात इसे असद ने बताया था कि जुनैद साहब और फरदौस बेगम कल सुबह यहाँ पहुँच जाएंगे, इसीलिए वो जमशेद साहब सुबह इन्हें लेने के लिए निकल गए थे। तब से वो खुशी के मारे पूरे घर में टहलती फिर रही थी। डियर सिस्टर, बहुत प्रेड कर लिया, अब चुप करके बैठ जा। तुम्हारे इस तरह प्रेड करने से वो लोग जल्दी नहीं आ जाएंगे। अहद ने इसे टहलता देखते हुए कहा तो वो थक कर सोफे पर बैठ गई। वैसे कौन कौन आ रहा है? सैम ने टीवी देखते हुए पूछा। पता नहीं, सिर्फ ताया ताई आ रहे हैं या भाई वगैरह भी? अहद ने फाइल बंद करते हुए पूछा। असद भाई ने तो यही बताया था कि अम्मी अबू आ रहे हैं। अच्छा, असद भाई? फहद ने लंबी सांस खींचकर कहा। वैसे ये असद भाई हैं? बड़े बुरे दाइम ने मुंह बनाकर कहा। वो क्यों? अहद जो पॉपकॉर्न खा रहा था बनोए स्केट कर इससे देखने लगा। नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, तुम बताओ तो क्यों? अहद जरा के मूड में था। इससे पहले कि इन चारों में लड़ाई शुरू होती, गाड़ी का हॉर्न सुनाई देने पर वो सब गेट की तरफ दौड़ पड़े। अहद अपने पॉपकॉर्न के साथ सबसे
आगे इफ़रा थी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, वो सलाम करते हुए इन बाहों में झूल गई तो वो सब मुस्कुरा दी। वालेकुम सलाम मेरी गुड़िया कैसी है? बिल्कुल ठीक। वो उनके सीने में चेहरा छुपा गई। भाई साहब ये रहे आपके नालायक बच्चे। जमशेद साहब ने इन पांचों की तरफ इशारा किया। लीजिए ताया जान, अब हम नालायक कैसे हो गए? फहद ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा तो वो सब हंस दिए। चलिए अंदर चलते हैं। नाज़िया बेगम के कहने पर सब अंदर की तरफ चल पड़े। अंदर आकर असद मुलाजमों को सामान रखने का कहकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। तुम कहाँ जा रहे हो? असद, डैड मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। मुलाजमा के नाश्ता सर्व करने के बाद सब लोग बातों में मगन हो गए। इफ़रा अपने अम्मी अबू के बीच बैठी बहुत खुश थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके अम्मी अबू मुंबई से आए थे अपने वादे के मुताबिक इसे वापस ले जाने के लिए। इनका दिन बहुत खुशगवार गुजर रहा था। इन दिनों असद भी ऑफिस से छुट्टी करके इन सब के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। वो पांचों अपने ताया ताई की मोहब्बत पाकर बहुत खुश थे। करीब 2 हफ्ते बाद जुनैद साहब ने वापसी का इरादा किया। इफ़रा के साथ ये सुनकर वो सब हड़बड़ा कर रह गए। क्या तुम जा रही हो? अहद की क्या किसी चीज़ से कम नहीं थी? हाँ तो क्या मैं यहाँ हमेशा रहूँगी? इसने मासूमी से कहा। यार अभी तो मत जाओ। अहद ने इल्तिजा की। नहीं, मुझे अपने भाई भाभी की बहुत याद आ रही है। तो क्या हमने हमने तुम्हें यहाँ कैद कर रखा है? साइम ने घूर कर कहा। माना कि हम थोड़े फ्लर्टी हैं लेकिन यार वो सब सिर्फ वक्ती था। अब हम बदल गए हैं। हमारी फीलिंग तुम्हारे लिए अलग है। हमें बचपन से एक बहन की तमन्ना थी जो तुमने पूरी कर दी। वी रियली लाइक यू इफ़रा, फहद ने जज्बाती होकर कहा तो वो मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ आप लोग बुरे नहीं हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आप लोगों को बहुत पसंद करती हूँ। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई थी कि मेरे कज़न भी हैं। मैं आप लोगों के किसी भी रवैये का बुरा नहीं माना। इसने खुशदिली से कहा। तुम सच बोल रही हो ना? दाइम ने बेयकीनी से कहा। झूठ बोले कौवा काटे। इसने कुछ इस अंदाज से कहा कि वो चारों हंस दिए। आप लोग घबराइए मत, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। लो भला हम क्यों घबराने लगे? साइम ने मुंह बनाकर कहा। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि हम जब तुम्हें बुलाएंगे तुम्हें आना होगा। भले से आप लोग मेरे जाने के 2 दिन बाद ही मुझे बुलाने चले आए। इसने हाथ नचाकर कहा। हाँ तो और नहीं तो क्या? दाइम ने अकड़ कर कहा। इससे अच्छा है कि मैं जाती ही नहीं। वो सोफे पर धंसती हुई बोली। हाय सच्ची? वो चारों हैरान होकर यकजुबान बोले। नहीं वो तो मैं बस मजाक कर रही थी, इसने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। तो वो सब मायूस होकर बैठ के फिर वो मुलाजमा के कहने पर मुस्कुराते हुए नाज़िया बेगम के कमरे की तरफ चल पड़ी। जी चची आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए क्या बात करनी है? उनके इशारे करने बन के पास बेड पर जाकर बैठ गई। इफ़रा बेटा तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी सी लड़की है अपने आहत के लिए तो बताओ। मैं इसके लिए कोई अच्छी लड़की की तलाश में थी तो सोचा तुमसे ही क्यों ना पूछ लूँ। तो क्या आपने असद भाई के लिए लड़की ढूंढ ली? इसने हैरान होकर पूछा। हाँ वो तो मैंने बहुत पहले ढूंढ ली थी। इनकी आंखों में एक खास चमक थी। मुझे नहीं बताया? इसने शिकवा किया। तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगी, पहले तुम आहत के लिए लड़की ढूंढने में मेरी मदद करो। इनका अंदाज डालने वाला था। हाँ हाँ है तो, लेकिन इनका स्टेटस आप लोगों से थोड़ा कम है। इसने थोड़ा तौक़ुफ़ से कहा। मुझे स्टेटस की कोई फ़िक्र नहीं है, बस मुझे एक ऐसी लड़की की चाहत है जो मेरे घर में खुशियाँ लाए, मेरे घर को अपना घर समझ कर रखे। तुम मुझे बताओ इसके बारे में। इनके अल्फाज लहजे में कह देने पर इसने अपनी सबसे प्यारी दोस्त सना के बारे में इन्हें बताया। आज इसका यहाँ आखिरी दिन था। शाम की गाड़ी से वो अम्मी अबू के साथ जाने वाली थी। सुबह से इन चारों ने बारी बारी आकर गिफ्ट दिए सिवाय असद के। वो सुबह से न जाने कहाँ गायब था। वो अपने कमरे में बैठी अपना सामान पैक कर रही थी कि दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आई। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने असद को पाकर हैरान हुई। हाय मैं आई। इसने खंकार कर अंदर आने की इजाज़त मांगी तो सटपटाकर सामने से हट गई। तो फाइनली तुम जा रही हो? वो दोनों हाथ पुश्त में किए इसे ही देख रहा था। इसने सर इस बात में हिला दिया। एक्चुअली मैं तुम्हारे रूम में सब ने तुम्हें गिफ्ट दिए तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी दूँ। सो ये रहा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक मामूली सा गिफ्ट, उम्मीद है पसंद आ जाए। इसने खूबसूरती से पैक किया एक छोटा सा बॉक्स इसकी तरफ बढ़ा दिया। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, इसने जल्दी से कहा। तो क्या तुमने सबसे यही कहकर गिफ्ट वापस कर दिया? नहीं नहीं, इसने गड़बड़ाकर इसकी तरफ देखा तो वो शरारत से मुस्कुरा रहा था। प्लीज़ यार ले लो। वैसे भी जितने दिनों तक तुम यहाँ रही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया जिससे तुम मुझे याद रखो। शायद मेरा ये गिफ्ट तुम्हारे ज़हन और दिल में मेरी याद ताज़ा रखे। प्लीज़ मैंने इतनी रिक्वेस्ट कभी किसी से नहीं की। तुम लकी हो। इसके इतना फोर्स करने पर इसने गिफ्ट ले लिया। थैंक यू सो मच। वो मुस्कुराता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके जाते ही इसने गिफ्ट खोला तो इसमें से एक खूबसूरत सा लॉकेट था जिसके डिज़ाइन के बीच में खूबसूरत सा ए लिखा हुआ था। अब ये गिफ्ट इसने अपनी निशानी के तौर पर दिया था। इसके नाम के मुताबिक ये मालूम करना मुश्किल था क्योंकि इत्तेफाक से दोनों का नाम ए से शुरू होता था।
आज इफ्रा को गए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। घर में सब कुछ पहले जैसा था, सब अपनी पुरानी रूटीन पर वापस आ गए थे। सब में बदलाव हुआ था या नहीं, लेकिन असद की रूटीन में काफ़ी बदलाव आ गया था। वो अब घर में ज़्यादा वक्त गुजारने लगा था, लड़कियों के साथ घूमना फिरना, हुटिंग वगैरह बंद कर दिया था। ऑफिस के काम में ज़्यादा बिजी रहने लगा था, लेकिन घर में किसी ने इसके बदलाव को नोटिस नहीं लिया था। अब इसकी खुद की सोच बदलने लगी थी। इसके दिलो दिमाग पर इफ्रा पूरी तरह से हावी हो गई थी। वो इससे पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन आखिर में नाकामयाब होकर फिर इसे सोचने लगता। वो अब इसके ज़िक्र से बचने लगा था। वो रोज़ फ़ोन करती, सबसे बातें करती, लेकिन इसने कभी इससे बात नहीं की और ना ही कोशिश की। वो खुद को इसके आगे लाचार महसूस करता जो भी था, लेकिन ये बदलाव इसके लिए अजीब तरीन था। आज वो वक़्त से पहले आ गया था और खाना खाकर अपने रूम में गया था कि नाज़िया बेगम इसके रूम में दाखिल हुई। मॉम, आप इस वक़्त मेरे कमरे में? खैरियत है, बस मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो इसके पास आकर बैठी है तो वो इनकी गोद में सर रख कर लेट गया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ असद। उन्होंने इसके बाल में उंगलियां फेरते हुए बात की। जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? इसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने नज़र भर के से देखा। तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? उसने पट से आंखें खोल दी और हैरत से इन्हें देखने लगा। क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? वो धीरे से उठ बैठा। क्योंकि मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। आपने लड़की ढूंढ ली? वो उनके चेहरे से नजरें हटाकर बोला। हाँ, ढूंढ भी ली है और इसे फाइनल भी कर दिया है। बस तुम्हारी हाँ का इंतजार है और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी वो पसंद आएगी। इनकी आंखों में खुशी की चमक थी। मॉम, आपने हमेशा मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं भी आपकी ख्वाहिश पूरी करूं? आपने जिसे भी लड़की मेरे लिए पसंद की है, मुझे वो पसंद है। मैं आपके हर फैसले पर राज़ी हूँ, घबराइए मत। आफ्टर ऑल यू आर माई स्वीट मॉम। तो क्या मैं आपकी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? इसने मुस्कुरा कर इन्हें खुद से लगाया तो वो भी खिल उठी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा बेटा मेरी बात को रद्द नहीं करेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, अब तुम आराम करो, बहुत थके होगे। उन्होंने इसकी पेशानी पर बोसा लेते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई तो वो भी थका हुआ सोने की तैयारी करने लगा। तो कैसा लगा बम्बई तुम्हें? बड़ी भाभी इसके कपड़े अलमारी में रखती हुई इससे बोली, जो कि बेड पर आड़ी तिरछी लेटी डाइजेस्ट पढ़ने में बिजी थी। इसे दिल्ली आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन इसने अब तक अपने कपड़े वगैरह कुछ भी सेट नहीं किया था। सब वैसे ही सूटकेस में पैक रखे थे। थक हार कर बड़ी भाभी सरंजाम देने की ठानी। काम के दौरान इससे इसकी बम्बई ट्रिप के बारे में भी पूछ रही थी। बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, पता है वहाँ वो सब वहाँ की हर खूबसूरत जगह पर ले गए थे। वहाँ का मॉल अल्लाह इतना बड़ा, इतना खूबसूरत कि क्या बताऊँ। वो बताते हुए जैसे वहाँ के मॉल में खो गई थी। तुम वही बताओ जो तुमने देखा, जो तुम्हें अच्छा लगा। बड़ी भाभी मुस्कुरा के इसके पास बैठती हुई बोली। हाँ, वही तो बता रही हूँ, वहाँ इतनी खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं वहाँ कि यहाँ क्या यही यहाँ मिलती हैं। अगर तुम ढूंढो तो मिल ही जाएंगी। अच्छा, पर मुझे तो आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिसे देखकर आंखें खेजा हो, दिल खुश हो जाए। ऐसी सिचुएशन में चीज़ें देखकर नहीं, कोई हैंडसम बंदा देखकर होती हैं। नायला भाभी इरम भाभी के साथ अंदर दाखिल होते हुए इसकी बात पर शरारती अंदाज में लुकमा दिया तो वो इन्हें मुंह बनाकर घूरने लगी, जबकि वो तीनों इसका चेहरा देखकर हंस दी। ऐसे मुंह बनाने से मेरी बात गलत तो साबित नहीं हो सकती, क्यों भाभी? नाला भाभी ने बड़ी भाभी को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की। बिल्कुल गलत कहा आपने भाभी, आप इनका साथ नहीं देंगी। वो बड़ी भाभी के करीब होते हुए बोली। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ, वहाँ के मॉल का किस्सा सुना रही थी तुमने खरीदा अभी वहाँ से या सिर्फ चक्कर काट कर आ गई? इरम भाभी ने इसे इसके मौजू की याद दिलाते हुए कहा तो वो दोबारा से शुरू होगी। मैं तो कुछ लेना नहीं चाहती थी, लेकिन इन तीनों ने ज़बरदस्ती शॉपिंग करा दी थी। ओह, इसकी बात पर दोनों छोटी भाभीियों ने सीटी के अंदाज में मुंह बनाकर एक दूसरे को देखा। रुकिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये कहती हुई वो फुर्ती से बेड पर से उतरी और सूटकेस में कुछ तलाश करने लगी। काफ़ी तलाश करने के बाद एक लॉन्ग वाइट शर्ट इसने इनके सामने लड़ाई। ये देखें कैसा है, खूबसूरत है ना? बहुत। किसने दिया है? असद भाई ने, वो जल्दी से बोली। तो इन तीनों ने मायने खेज अंदाज में पहले एक दूसरे को फिर इसे देखा। वैसे अफीरा, तुमने बताया नहीं चाचू के बेटे कैसे हैं? बड़ी भाभी ने इससे पूछा। सब बहुत अच्छे हैं। शुरू में थोड़ा अजीब थे, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि लोग खामखा ही गलत बातें करते हैं इनके बारे में। कैसी बातें करते हैं लोग इनके बारे में? इरम भाभी ने लालमी का इजहार किया। यही कि वो सब बहुत आज़ाद ख्याल के हैं, लूज करेक्टर हैं, बड़ों का लिहाज नहीं करते वगैरह वगैरह। तो फिर कैसे हैं? तुम्हें कैसे लगे? अच्छे हैं, बल्कि बहुत अच्छे हैं। सबसे बोलने वाले, सबकी इज्जत करने वाले, ख्याल रखने वाले। मुझे तो कोई ऐसी खामी नज़र नहीं आई इनमें कि इन्हें करेक्टरलेस कह सकूं। इसने दिल से इनकी तारीफ़ की। तो इन पांचों में से कौन तुम्हें सबसे अच्छा लगा? मतलब
में एक जैसी अच्छाई तो नहीं होगी। नायला भाभी इसे खरीदने की कोशिश कर रही थी। ये कैसा सवाल है? अजीब नज़रों से इन्हें देखा। जैसा भी है बस तुम जवाब दो। बड़ी भाभी ने इसे इसे बहलाया। मुश्किल सवाल है। आहद और फहद एक जैसी नेचर के मालिक हैं, केयरिंग हैं, हंसमुख हैं। साइम और दाइम जुड़वा हैं, तो दोनों के मिजाज बिल्कुल एक जैसे हैं। बड़े वाले को भूल गई हैं आप मैडम अपने असद भाई को? नायला भाभी ने असद भाई पर जोर देते हुए कहा। इनके मूड का कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक से पता नहीं है। पल में तोला पल में माशा। काफ़ी ख़तरनाक इंसान है वो। मैं तो इन्हें देखते ही भागने की कोशिश करने लगती थी। क्यों? कच्चा चबा जाता था क्या? आप मुझसे इतने सवाल क्यों कर रही हैं? इसने मशकूर नज़रों से इन तीनों को देखा। क्यों? हम नहीं पूछ सकते? तुम बताना नहीं चाहती तो साफ साफ मना कर दो, हम दोबारा नहीं पूछेंगे। अब ऐसा भी मैंने कब कहा? आरम भाभी के डरमाई अंदाज में कहने पर वो संभल कर बोली। अच्छा इफ़रा, एक बात पूछूं? बड़ी भाभी ने बात शुरू की तो वो इनकी तरफ मतवज्जो हो गई। वो दरअसल तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, नाज़े चाची के भतीजे का। बड़ी भाभी ने गौर से इसके चेहरे को देखा जो फटी फटी आंखों से इन्हें देख रही थी। तुम मिली हो इनके भतीजे से? नायला भाभी के पूछने पर इसने खुद पर कंट्रोल करके सर नफ़ी में हिला दिया। अच्छा, अब्बू ने चाचू से बात की है इस बारे में? उन्होंने कहा है कि असद से पूछ कर बताएंगे, वो बेहतर जानता है। वो कैसे बेहतर जान सकते हैं? इसने धीमी आवाज़ में इनसे पूछा। क्यों? वो शायद असद का दोस्त है। अम्मी अब्बू का क्या कहना है? वो अभी इस बारे में सोच रहे हैं। और भाई लोग, इसका अंदाज खोया खोया सा था। तुम फिक्र मत करो गुड़िया, जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से होगा। तुम आराम करो, हम चलते हैं। बड़ी भाभी इसके सर पर हाथ रखकर उठकर गई तो बाकी दोनों भी इनके साथ कमरे से बाहर आ गई, इसे एक उलझन में अकेला छोड़कर। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या होगा आगे। न जाने क्यों इसकी हालत ऐसी हो रही थी। अपनी सोचों से जान छुड़ाने के लिए वो तकिया मुंह पर रखने की कोशिश करने लगी। मुझे छोड़कर चाय का मज़ा लिया जा रहा है? वो सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठता हुआ बोला। शाम का वक्त था और मौसम भी काफ़ी खुशगवार था, इसलिए सब एक साथ बैठे चाय और मौसम दोनों का मज़ा ले रहे थे, सिवाय इसके जो ऑफिस से आकर जो सोया तो अब इसकी नींद खुली थी। आप तो चाय पीते नहीं, इसलिए आपको छोड़ दिया। दाइन चाय के सिप लेते मज़े से बोला तो बाकी सब मुस्कुरा दिए। वेरी फनी से घूर कर वो रज़िया को कॉफ़ी का कहने लगा। शुक्रिया शुक्रिया, मुझे तुम लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। अच्छा हुआ तुम लोग आज इकट्ठे मिल गए हैं। जमशेद साहब ने एक नज़र इन सब पर डाली, फिर नाज़िया बेगम की तरफ देखा। हम इफ़रा के बारे में बात करना चाहते हैं। नाज़िया बेगम सीधी होती हुई बोली तो वो जो कॉफ़ी का मग होठों से लगाने जा रहा था रुक कर इन्हें देखने लगा, जबकि आहद ने गौर से इसकी चेहरे को देखा। इफ़रा के बारे में क्या बात करनी है? इसने खुद को संभालते हुए जमशेद साहब को देखा जो किसी सोच में गुम थे। मैंने तुम लोगों को बताया नहीं कि कल शाइस्ता भाभी आई थी? नाज़िया बेगम ने गला खंगार कर बात का आगाज़ किया। वो पांचों बहुत गौर से इनकी बात सुन रहे थे, जबकि असद का तो जैसे जिस्म का हर उज़ू साकिन हो गया था। वो दरअसल अपने बेटे आकिफ़ के लिए इफ़रा को मांगने आई थी। आकिफ़ ने इसे शादी में देखा तो वो इसे पसंद आ गई थी। नाज़िया बेगम ने बात पूरी करके इन सब को देखा जो इन्हें ही देख रहे थे, जबकि असद बिल्कुल साकत सा बेतासुर चेहरा लिए टेबल की तरफ देख रहा था। एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। वो खुद को संभालता धीरे से उठा और बिना किसी की तरफ देखे लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद इसकी गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। आहद ने मायने खेज अंदाज में फहद को देखा और धीरे से मुस्कुरा दी, जबकि नाज़िया बेगम ने परेशानी से जमशेद साहब की तरफ देखा जो हाथ के इशारे से इन्हें संभलने का कह रहे थे। डैड, आकिफ़ आपकी भतीजी के लिए बेस्ट नहीं है। खाना खाने के बाद वो लाइब्रेरी में बैठे किसी किताब का मुताला कर रहे थे। इनके मोबाइल की स्क्रीन ऑन हुई, देखा तो असद का मैसेज था। मेरी भतीजी के लिए कौन बेस्ट है कौन नहीं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। उन्होंने तेज़ी से मुस्कुराहट के साथ मैसेज लिखकर सेंड किया। जी बिल्कुल, मुंह बनाती इमोजी के साथ इसका मैसेज मसूल है। तुम्हारे पास कोई सबूत है अपनी बात को साबित करने का? उन्होंने मुस्कुराकर अपने ज़िद्दी बेटे को चैलेंज किया तो 3-4 फ़ोटोज़ इसी वक्त इनके व्हाट्सएप पर आए। वह बरखुरदार तो पूरी तैयारी करके साथ आए हैं। उन्होंने वो तस्वीरें देखते हुए सोचा, इन तस्वीरों में आकिफ़ कुछ लड़कियों के साथ बिल्कुल नाज़ेबा अंदाज में था। ये तस्वीरें तो काफ़ी नहीं हैं इस रिश्ते से इनकार करने के लिए। वैसे भी आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनका मैसेज पढ़कर शायद वो हैरान हुआ था, इसलिए वो काफ़ी देर बाद जवाब आया। अच्छी बात है। गुस्से वाले इमोजी के साथ इसने अपना ज़ाहिर किया और ऑफलाइन हो गया। इसका मैसेज पढ़कर जो ही उन्होंने फ़ोन रखा, इस वक्त वो नॉक करता अंदर दाखिल हुआ। डैड, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? उनकी तरफ बढ़ता हुआ बोला। समझ गया हूँ तुम्हारी बात, मैं भाई साहब से बात करूँगा। उन्होंने वर्क पलटते हुए मसरूफ़ अंदाज में कहा। क्या बात करेंगी आप? क्या बदतमीज़ी है असद, मैं अपने तरीके से बात करूँगा। नहीं, आप मुझे बताइए क्या बात करेंगे बड़े पापा से? इसने ज़िद्दी लहजे में कहा तो वो उसे घूर कर रह गए। मैं इनसे कहूँगा कि
کہ لڑکا بس تھوڑا آزاد خیال ہے، باقی اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ان کا انداز نارمل تھا، بس تھوڑا آزاد خیال ہے۔ ڈیڈ آپ اتنے براڈ مائنڈڈ کب سے ہو گئے؟ آج جمشید صاحب نے اسے حیرانی کے سمندر میں ڈوبنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تمہارے معاملے میں بھی اتنا ہی براڈ مائنڈڈ ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں۔ انہوں نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اگر میں عاقب کی جگہ ہوتا تو آپ مجھے بھی اسی طرح گرین سگنل دے دیتے۔ اس نے بات کو خود کی طرف موڑا۔ اگر تم ہوتے تو ہاں ضرور، لیکن بیٹا تم ہو نہیں۔ انہوں نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، پھر ہٹا دیں اس عاقب کو اور میرے بارے میں سوچیں۔ اس نے بڑی دلیری سے خود کو پیش کیا تو جمشید صاحب نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ ناممکن ہے۔ انداز ٹالنے والا تھا۔ کیوں ناممکن ہے ڈیڈ؟ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ کیونکہ میں نے خود عاقب کے بارے میں ان سے بات کی ہے اور تمہیں پتہ ہے میں اپنی بات سے کبھی نہیں ہٹتا۔ انہوں نے اٹل لہجے میں کہا۔ اس وقت نازیہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ انہوں نے ان دونوں کے چہرے کی سنجیدگی سے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ سامنے کھڑا ہے۔ جمشید صاحب نے غصے سے اسد کو گھورا تو انہوں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ یہ موظف افیرہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اسد کے کچھ بولنے سے پہلے ہی جمشید صاحب بول اٹھے۔ تو اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ نازیہ بیگم کے آرام سے کہنے پر جمشید صاحب نے حیرانی سے انہیں دیکھا، جبکہ اسد مسکرا دیا۔ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ انہیں اپنی بیگم کی بات پر حیرانی ہوئی۔ بالکل نہیں، جمشید صاحب کے لہجے پر وہ مسکرا دیں۔ آپ بھی تو یہی چاہتے تھے کہ اسد کی شادی افیرہ سے ہو۔ نازیہ بیگم کی بات پر اسد نے خوشگوار حیرت سے جمشید صاحب کو دیکھا۔ اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے ڈیڈ، آپ بھی راضی، میں بھی راضی۔ لیکن افیرہ نے عاقب کے لیے ہاں کہہ دی ہے۔ انہوں نے جیسے ان دونوں ماں بیٹے کے سر پر بم پھوڑا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے خراب سا منہ بنایا۔ یہ وہی بات ہوئی برخدا جو تمہیں ہضم نہیں ہو رہی۔ اچھا تم جاؤ آرام کرو، میں کچھ کرتی ہوں۔ نازیہ بیگم نے اس سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے اٹھا اور دروازے تک جا کر پھر واپس آ گیا۔ دیکھیں ڈیڈ، میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ نے کچھ نہیں کیا تو میں کچھ نہ کچھ ضرور کر لوں گا، اس نے ضدی لہجے میں ان دونوں سے کہا اور دھپ دھپ کرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ امی ابو کے پوچھنے پر اس نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ شادی کی تاریخ 1 مہینے بعد کی طے کی گئی تھی، اس لیے گھر میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ بھابیاں بازار کے چکر لگانے میں بزی تھی۔ اس سے بھی شاپنگ میں حصہ لینے کو کہا تو اس نے سب ان پر چھوڑ کر انکار کر دی۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا کسی بھی سرگرمی میں حصہ لینے کا۔ عجیب سا حال تھا، اس کا عجیب خیالات اس کے دل میں بیدار ہو رہے تھے۔ وہ اپنی اس بدحالی کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ سب خوش تھے، وہ بھی ان کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہ رہی تھی، لیکن وہ ہار گئی تھی اپنے دل ہاتھوں۔ اپنی سوچوں سے تھک کر اس نے خود کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہی ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے، وہی ہے جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ بالکنی میں کھڑا وہ آگے پیش ہونے والے حالات کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ جوش میں آ کر اس نے ڈیڈ سے بات تو کر لی تھی، لیکن ایک خدشہ تھا جو اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ افیرہ کے بارے میں اپنے احساسات کو کیا نام دے، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا نہیں۔ وہ ان سب سے بالکل انجان تھی۔ کب افیرہ نے اس کے دل پر قبضہ کیا وہ جان ہی نہیں پایا۔ اس کے دل نے اچانک ہی بغاوت شروع کر دی تھی، بغیر کسی وارننگ کے۔ ڈیڈ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اسے افیرہ کے قابل نہیں سمجھتے، پھر بھی اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جمشید صاحب سے بغاوت کی۔ آگے کیا ہوگا وہ بخوبی جانتا تھا، اس لیے وہ خود کو ہر سچویشن کے لیے تیار کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی لڑائی میں اکیلا ہے۔ تھک کر وہ کمرے میں آیا، تھوڑی دیر ادھر ادھر چکر لگانے کے بعد بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اے لڑکی، مہمان آئے تھے اور تم یہاں مدھو بالا بنی بیٹھی ہو۔ وہ چھت پر بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ پیچھے سے آتی احد کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ آپ کب آئے؟ اس نے حیرت سے سیڑھی کے پاس کھڑے احد کو دیکھا جو اس کی حیرانی پر مسکرا رہا تھا۔ 25 سال ہو گئے مجھے آئے بھی، اس نے شاید سے جواب دیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ میرا مطلب دہلی کب آیا ہوں بی بی، لیکن تم اپنی شادی کی خوشی میں اتنا گم ہو کہ کسی کے آنے جانے کی کوئی خبر نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی، اس نے جلدی سے کہہ کر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ سوری، احد کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اب کوئی فائدہ نہیں، بہن بنانا پڑے گا، مجبوری ہے۔ اس نے ٹھنڈی آہیں بھری تو وہ ہنس دی۔ سب لوگ آئے ہیں، بس اسد نہیں آیا۔ کیوں؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ اس کے دھیمے انداز میں کہنے پر اس نے ٹھٹک کر اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کا آنا اتنا ضروری نہیں ہے، تمہاری شادی کے چکر میں اپنی اہم میٹنگز تو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، میں کون سی بہت اہم ہوں ان کے لیے، اس نے افسردگی سے کہا اور چہرہ دوسری طرف موڑ دیا۔ اس کا مطلب تمہیں ہمارے آنے کی خوشی نہیں ہے، اس سڑیل کی ہی اہمیت ہے۔ اس نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ لوگوں کی تو بہت اہمیت ہے میری زندگی میں، اس نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ چلو نیچے چلتے ہیں ورنہ سب میری بینڈ بجا دیں گے۔ احد کے کہنے پر وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے ایک
इफ़रा को लगा हुआ था इतना शोर के कानों पर पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। दुल्हन साहबा तशरीफ़ फरमाए। आहद के शाहाना अंदाज में कहने पर सब इन दोनों की तरफ मुतवज्जो हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। वो मुस्कुरा कर सलाम करती नाजिया बेगम और फरदौस बेगम के बीच जाकर बैठ गई। क्या हाल है मेरी बेटी का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, आप सब सुनाए। सफ़र कैसा रहा? जमशेद साहब के प्यार से पूछने पर इसने मुस्कुराकर कहा, सफ़र कुछ ख़ास नहीं था, सिर्फ हवा में 4-5 घंटे थे बस। दाइम की मासूमियत से कहने पर सब कहका लगाकर हंस दिए। धोखेबाज लड़की, तुम हमें दिल्ली घुमाने वाली थी और शादी का कार्ड थमा दिया। अच्छे ड्रामेबाजी है। फ़हद के इस पर इसने शर्मा कर नज़रें झुका ली। अब भी घूम सकते हो तुम, क्यों इफ़रा? इब्रार भाई ने इसे देखकर कहा, नहीं भाई, हम होने वाली दुल्हन के साथ नहीं घूमते, ऐसे ही बदनाम है और भी ज़्यादा बदनाम हो जाएंगे। आहत के मुंह बनाकर कहने पर सब कहके लगाकर हंस दिए। सब इसी तरह गप्पे मारने में मसरूफ़ थे। वो चारों अपनी आदत के मुताबिक सबको अपनी बातों से हंसा रहे थे। इन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो सब पहली बार इसके घर आए थे। जमशेद साहब और जुनैद साहब के चेहरे से इनकी खुशी ज़ाहिर हो रही थी। घर का हर फर्द यहाँ पर मौजूद था सिवाय इस एक शख्स के बिना सब कुछ बिल्कुल खाली लग रहा था। तुम मेरे हवासों पर इतना क्यों छा गए हो असद? बिना किसी वादे के, बिना किसी लफ्ज़ी तकाज़ों के, बिना किसी बंधन के। अफसुदगी से इसके चेहरे से ज़ाहिर थी। अपनी ज़हनी थकन से छुटकारा पाने के लिए वो धीरे से उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ये देखी बिना के 2 आंखें इसके चेहरे पर आने वाले हर एहसासात को पढ़ रही हैं। शादी के 2 हफ्ते पहले ही इसे माइयों में बैठा दिया गया था। वो दिन भर अपने कमरे में बैठी अपनी सोचों से लड़ती रहती। जब बहुत ज़्यादा थक जाती तो अल्लाह से बेहतरी की दुआ मांगने लगती। असद आया था या नहीं, वो इससे बिल्कुल अनजान थी। किसी ने इसे कुछ बताने की तौफीक भी नहीं की थी। इसे मुकम्मल पर्दे में कर दिया गया था। आहद वगैरह ने भी इससे मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की थी। इन सब के आने से घर काफ़ी रौनक लगी रहती। वो सब हर वक्त कुछ न कुछ उल्टे सीधे काम करके जमशेद साहब के गुस्से को हवा देते। भाभियां भी इनके साथ इनकी शैतानियों में शामिल हो जाती। भाई लोगों के साथ मिलकर इन सब ने शादी की सारी जिम्मेदारियां उठाई थी। हर काम में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। फिर भी जमशेद साहब से गालियां सुनते। अभी वो ईशा की नमाज पढ़कर उठने ही वाली थी कि कोई दरवाज़ा नॉक करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मुड़कर देखा तो नाज़िया बेगम हाथों में कोई शॉपर लिए अंदर दाखिल हो रही थी। साथ में वो दुश्मन जाम भी था जो इतने दिनों से इसकी सोचों पर कब्जा जमाए हुए था, हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर बेटा देखो, असद तुम्हारे लिए कितना प्यारा जोड़ा लेकर आया है, तुम देखकर बताओ कैसा है। नाज़िया बेगम बेड पर शॉपर से रखते हुए बोली तो इसने असद की तरफ देखा जो दरवाजे से टेक लगाए से ही देख रहा था। इसने दोबारा नाज़िया बेगम की तरफ देखा जो शॉपर से लाल रंग का एक बहुत ही नफीस और भारी गरारा निकाल कर बेड पर फैला रही थी। कैसा है? बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही भारी है, पर इसकी क्या ज़रूरत थी? इसने दिल खोल कर तारीफ़ की। क्यों नहीं ज़रूरत थी? आखिर तुम दुल्हन हो और असद की ख्वाहिश है कि निकाह के वक्त तुम यही बहनो। नाज़िया बेगम की कंफ्यूज नाज़िया बेगम की बात पर वो कंफ्यूज सी बारी बारी दोनों को देखने लगी जो मुस्कुरा रहे थे। पर चची, निकाह के वक्त तो मैं मतलब कि लड़की अपने ससुराल का जोड़ा पहनती है ना? इसने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ मेरा बच्चा, तो तुम भी अपने ससुराल का जोड़ा पहनना मना कौन कर रहा है? नाज़िया बेगम असद की तरफ देखते हुए बोली। पर आपने तो कहा कि बस कर दे चची, क्यों मेरी मासूम सी नंद को डरा रही हैं? इससे पहले कि वो अपना जुमला पूरा करती बड़ी भाभी जल्दी से अंदर दाखिल होती हुई बोली। इनके पीछे बाकी सब भी कमरे में दाखिल हो गए। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसने कंफ्यूज होकर जुनैद साहब की तरफ देखा जो असद के पास खड़े से ही देख रहे थे। इसे कुछ समझ ना आया कि क्या हो रहा है। इधर आओ मेरी गुड़िया। जुनैद साहब ने हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया तो वो जल्दी से जाकर इनके सीने से लग गई। अफीरा बेटा, इन सब ने मिलकर तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था। कैसा मजाक? इसने ना समझी से ने देखा। यही कि मैं बता दूं, आहद ने बोलते हुए असद से इजाज़त मांगी तो इसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। तुम्हारी शादी जो है ना वो आकिफ से नहीं। आकिफ ने कहा है कि तुम इसके टाइप की नहीं हो तो तुम्हारी शादी नहीं हो रही। आहद के बढ़ा चढ़ा कर कहने पर सब ने घूर कर इसे देखा जबकि इफ़रा के पले कुछ भी ना पड़ा। मतलब कि तुम्हारी शादी हो रही है लेकिन आकिफ से नहीं, तुम्हारे इस खड़ूस असद भाई से हो रही है। आहद के खड़ूस कहने पर असद ने इसे घूर कर देखा जबकि बाकी सब मुस्कुरा दिए। इसने हैरानी से जुनैद साहब की तरफ देखा तो उन्होंने सर हिला के इसे अपने सीने से लगा लिया। बारात और वलीमे के फंक्शन के लिए होटल बुक किया गया था। असद ने 2 हफ्ते पहले आकर ही होटल की सारी अरेंजमेंट संभाली थी। बाकी का सारा काम इन चारों ने किया था और बाखूबी किया था। असद पहली बार अपने भाइयों के काम से पूरी तरह मुतासिर हुआ था। क्या यार, कब से बाथरूम में घुसे हो और बारात निकलने का वक्त हो रहा है और दूल्हे मियाँ को नहाने से ही फुर्सत नहीं है, बाथरूम में ही कबूल है कहने का इरादा है क्या तुम्हारा? वो काफ़ी देर से बड़बड़ा रहा था। सारे मेहमान आ चुके थे। जमशेद साहब बाहर इसका इंतज़ार कर रहे थे।
اور وہ تھا کہ اسے نہانے سے ہی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ اسد اب اگر تم نہیں نکلے نا تو بائی گاڈ میں نکاح کر لوں گا افرا سے، اس نے باتھ روم کے دروازے میں منہ گھسا کر کہا تو کھڑک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولا اور اسد گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا ہوا باہر نکلا۔ کیا بولا؟ وہی جو تم نے سنا ہے، اس نے ڈٹائی سے کہا تو اس نے گیلے تولیہ اس کی طرف اچھال دیے کیونکہ اسے گیلے تولیوں سے گن آتی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! تولیے کو چٹکی سے پکڑ کر اسے صوفے پر پھینک دیا۔ اور جو تم نے کہا وہ کیا تھا؟ فلرٹ! وہ ہنستا ہوا دروازے کی طرف بھاگا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اسے چھوڑنے والا نہیں۔ 5 منٹ میں ریڈی ہو کر باہر نکلو ورنہ وہی ہوگا جو میں نے کہا ہے۔ دروازے کے باہر سے اس نے ہانک لگائی تو وہ مسکراتا ہوا ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ جب وہ تیار ہو کر باہر آئے تو وہ سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ چلیں، ٹائم ہو رہا ہے، اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تو احد اس کے انداز پر ہنس دیا۔ تھوڑی دیر بعد بارات اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ بارات کا سوگات بہت دھوم دھام سے ہوا تھا۔ وہ چاروں اسد کے ساتھ ساتھ تھے۔ سب کی نظریں ان پانچوں پر تھیں جو مسلسل باتیں کیے جا رہے تھے۔ جمشید صاحب نے نظر بھر کر اپنے ان 5 بگڑے شہزادوں کو دیکھا جو لوگوں کی نظروں سے بے خبر آپس میں مگن تھے۔ نکاح کے بعد مبارکباد کا شور اٹھا۔ جمشید صاحب نے اسد کو گلے لگا کر خوب دعائیں دی، پھر باری باری باقی لوگ بھی اس سے گلے ملے، مبارکباد دینے لگے۔ شادی مبارک ہو پیارے بھائی! آخر میں ان چاروں نے اسے زور سے گلے لگائے تو وہ ہنس دیا۔ وہاں پر موجود باقی لوگ بھی ان کے انداز پر مسکرا دیے۔ وہ تھکا ہارا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان چاروں نے اسے دروازے کے پاس ہی روک لیا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے! اس نے گھور کر انہیں دیکھا۔ بےہودگی نہیں، رسم ہے، نکالو 20-20 ہزار روپے ہم چاروں کے۔ احد نے اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے خالص لڑکیوں والے انداز میں کہا۔ ابھی 80 ہزار روپے دیے تھے نا؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ وہ تو تمہارے پلان میں شامل ہونے کے لیے تھا، بھولو مت۔ فہد نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ تو یہ کس بات کا مانگ رہے ہو؟ بیوی کے پاس جانے کا؟ احد نے شرارت سے آنکھ دبائی تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ صرف 80 ہزار تو ہیں بھائی، دے دینا جلدی سے۔ دائم نے اسے بہلاتے ہوئے کہا۔ صرف 80 ہزار؟ میں ابھی ڈیڈ کو بتاتا ہوں۔ اس نے ان چاروں کو ڈرانے کی کوشش کی۔ موم ڈیڈ تو کب کے سو چکے بھائی، پیارے بھائی، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ ہماری ڈیمانڈ پوری کریں۔ سائم کے مزے سے کہنے پر وہ تینوں ہنس دیے۔ تبھی کھٹ کی آواز سے روم کا دروازہ کھلا تو ان چاروں نے حیران ہو کر اپنے پیچھے دیکھا جہاں افرا دلہن کے لباس میں چہرے پر ہلکا سا گھونگھٹ ڈالے سہج سہج کر چلتی باہر آ رہی تھی۔ 20 ہزار میرا بھی؟ ٹھیک ان چاروں کے بیچ میں کھڑی ہوتی وہ ان کی طرف دیکھ کر بولی جو حیرانی سے منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بیوقوفی ہے! چلو اندر چلو۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے گھور کر اسے دیکھا۔ کوئی بیوقوفی نہیں ہے، چلو نکالو جلدی سے 1 لاکھ روپے۔ اب تو تمہاری بیوی بھی کہہ رہی ہے۔ احد اس کی سچویشن سے مزے لے رہا تھا۔ کیسی بے شرم لڑکی ہو، شادی کی پہلی رات منہ کھولے شوہر سے لڑ رہی ہو! اس نے اسے شرم دلاتے ہوئے کہا۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ ہونے والی بیوی کو بیوقوف بناتے ہوئے وہ دو بدو بولی۔ وہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ نکاح کے 2 بول بولتے ہی تمہارے منہ میں تو زبان آ گئی۔ اس کی بات پر سب قہقہ لگا کر ہنس دیے۔ وہ تو شرما کر سر جھکا گئی۔ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کر دوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ ان سب کے پوچھنے پر اس نے گہری نظروں سے افرا کو دیکھا جو اس کے دیکھنے پر سر جھکا گئی تھی۔ اس سے کہو کہ مجھے آئی لو یو بولے۔ میری بہن اتنی بے شرم نہیں ہے، احد جلدی سے بولا۔ اچھا تو تمہاری بہن کی اس حرکت کو کس لسٹ میں شامل کیا جائے گا؟ اس نے مزے لے کر کہا تو احد گڑبڑا کر افرا کو دیکھا۔ اب اتنا بھی کیا شرمانا؟ افرا شوہر ہی ہے، بول دو۔ فہد کے کہنے پر وہ پیچھے کی طرف کھنچنے لگی۔ میدان چھوڑ کر بھاگنے والے بزدل ہوتے ہیں۔ اسد نے پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے التجا کی۔ بول دو، ہم اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ دائم نے کانوں میں باقاعدہ انگلیاں ڈال دی تھیں۔ اچھا کان میں بول دو۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھتا ہوا اس کی طرف جھکا۔ اس کی آنسو سے لبریز آنکھیں دیکھ کر اس کے ہاتھ گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ مذاق کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ جاؤ تمہیں اپنی شرط سے آزاد کرتا ہوں۔ اس کے کہتے ہی وہ دوڑ کر اندر بھاگی تو باقی سب مسکرا دیے۔ رلا دیا نا اسے، اب جا کر چپ کرائیں اسے۔ احد اسے کمرے کی طرف دھکیلتا ہوا بولا تو وہ ہنس دیا اور دروازہ کھول اندر داخل ہو گیا جہاں وہ معصوم سی پری ناراض سی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف بڑھنے لگا جو چہرہ گھٹنوں میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ناراض ہو؟ وہ دھیرے سے اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی لیکن اب بھی اسی انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ناراض نہیں ہو تو چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ بس ایسے ہی، رندی ہوئی آواز میں جواب دیا گیا۔ اچھا میری طرف دیکھو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سیدھی طرح سے میری بات سن رہی ہو یا اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اس نے جھٹ سے سر اٹھا دیا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ اچھا یا سوری، تم بھی تو ان کے ساتھ مل گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کنگن ڈالتے ہوئے اس نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس بات پر نہیں تو کس بات پر؟ مجھے بیوقوف جو بنایا تھا سب کے ساتھ مل کر۔ اچھا وہ تو بس ایسے ہی آپ کی وجہ سے میں کتنا روئی۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا تو وہ ہنس دی۔ کیوں روئی تھی؟
مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے شرارتی انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ پزل سی ہو کر نفی میں سر ہلا گئی، لیکن مجھے تو ہو گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں افیرہ، مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اتنی کہ میں خود حیران رہ گیا تھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا اپنے احساسات اور جذبات۔ وہ اس کی چوڑیوں سے کھیلتا ہوا اس سے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، جبکہ وہ چہرے کے ہر نقش کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کتنا مکمل ہے یہ شخص، اب اتنا گھور کر مت دیکھو ورنہ پیار ہو جائے گا تو کیا ہوا، اپنے شوہر سے ہی ہوگا نا۔ ایسے بولنے کے بعد احساس ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے، جبکہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک بار اور بولنا، کیا وہ انجان بن گئی؟ اچھا، مجھ سے ڈرامے بازی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ کھلکھلا کر اس کے سینے سے لگ گئی، کیونکہ یہی اس کی آخری پناہ گاہ تھی۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ بہت اچھا ناول تھا، جوائنٹ فیملی کزن بیس تھا یہ ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ ناول اچھا لگے گا۔ اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے امی ابو کا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔